चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्।
नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को आयुष दर्पण के क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हमारे वैद्य अरविंद पाठक जुड़ने वाले हैं, उनका एक लेक्चर चल रहा था, तब तक मैं आपको बताऊं किस प्रकार से आप हमारी इस क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण से जुड़ सकते हैं। आप आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप आप डाउनलोड करें और आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को आप मोबाइल में अपने गूगल प्ले स्टोर से आप सभी के मोबाइल में होता है, यहाँ पर आप आयुष दर्पण डिजिटल आप टाइप करें। बहुत सिंपल तरीका है। यदि आपके पास सिंपल फोन है तो यहाँ पे आप आयुष दर्पण डिजिटल डालें। डालते ही आपको ये ऐप यहाँ पे आ जाएगा। ये ऐप आप लोगों की वजह से इसे बहुत अच्छा रिव्यू मिला है, 4.6 स्टार रेटिंग है इसकी, और आप लोगों ने इसको काफी अच्छे रिव्यूज दिए हैं। लगभग 5000 से अधिक चिकित्सकों के मोबाइल पर ये ऐप डाउनलोडेड है। तो आइए, मैं इसको आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपको ये मोबाइल में इस प्रकार से कुछ यूं आपको ये दिखेगा। ये आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आप यहाँ पर इसमें क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सहित तमाम सारे बैचेस से आप जुड़ सकते हैं। उन सबका एक बैच कोड होता है। यदि आप संगीता पठन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो उसका बैच कोड है SAMH, आप देख रहे होंगे। इसी प्रकार यदि आप क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा से जुड़ना चाहते हैं तो उसका बैच कोड है CASX429। इसी प्रकार आप हमारे यहाँ प्रकृति, नाड़ी, मर्म, इन सभी के सत्रों से जुड़ना चाहते हैं। यदि आप क्लिनिकल डिस्कशंस ग्रुप गायनिकोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं तो उसका बैच कोड है AYUZY। इसी प्रकार आप मर्म के बिगिनर बैच 25 से जुड़ना चाहते हैं जो अभी स्टार्ट होने वाला है तो उसका बैच कोड है MB25। तो इस प्रकार से आप विभिन्न बैच कोड को सिलेक्ट करके क्रम से आप उन लेक्चर से जुड़ सकते हैं। और आपको इसमें स्टडी मटेरियल में जाएंगे, आप तमाम सारे जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो आपको मिल जाएंगे, जिनमें अभी तक की क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में जितने भी डिस्कशंस हुए हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे और आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, थैंक यू। वैद्य अरविंद पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। जी नमस्ते, प्रणाम। अभी क्योंकि लेक्चर हो गया तो मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, तो कृपया क्षमा करिए। हम लोग अभी संभाषा शुरू कर देते हैं। आप लोग सब लोग आइए और हम लोग शुरू करते हैं संभाषा। डॉक्टर आकांक्षा जी, आप कृपया बताइए।
कुछ केसेस बताइए या कुछ अनुभव बताइए या डाउट पूछिए। डॉक्टर आकांक्षा जी, आप सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर लक्ष्मी जी, डॉक्टर विनीता शुक्ला जी, म्यूट। अच्छा रुकिए रुकिए, मैं इसको अभी अनम्यूट करता हूँ, सॉरी, 1 मिनट रुकिए। हाँ, एक बार आप लोग देखिए, चेक करिए अनम्यूट हो पा रहे हैं? जी हाँ सर। जी, हाँ आकांक्षा जी आप बताइए। जी नमस्ते सर। प्रणाम। सर एक दो केस बताऊंगी। एक अभी एक मेरे पास पेशेंट आई थी जिसमें उसकी हिस्ट्री थी कि उसने सबसे पहले ये बोला कि मैडम मैं 10 साल से सोई नहीं हूँ। अब 10 हाँ साल से हाँ सोई नहीं हूँ किसका मतलब साफ नजर आ रहा था कि उसको डिप्रेशन की काफी समस्या थी। और मतलब बहुत डिप्रेशन, और उसके साथ मतलब इस बीच में भी दो तीन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट आ गए मेरे पास। और इसी बीच में फिर इसमें मैंने जो योजना की थी इस पेशेंट्स में, तो अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है। तो उसमें पहले मैंने सोचा था कि बचा तेल का नस से देने के लिए, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा मतलब सोचने के बाद और थोड़ा सा मतलब संज्ञा स्थापन गण के बारे में पढ़ने के बाद फिर उसका मैंने सोचा कि इसका प्रथमन नस है इसमें। और और साधक पित्त को अच्छा करने के लिए, क्योंकि ये कदम का तेल बहुत अच्छा उपयोग होता है, तो कदम का तेल माथे पे धारा उसकी मानस मित्र वटिका जैसे आप बताते हैं। और एक योग जरूर अभी जो आपने पढ़ाया था मांसाहारी कषाय जरूर चलाऊंगी उसमें। और इसमें कल्याण कवले है, तो इसके साथ और साथ साथ में प्राणायाम और वगैरह मैंने उसको बताया है। तो अभी उसको फोन आया था, मतलब 2-3 दिन से उसको निद्रा, मतलब अभी तो उसको अच्छा इफेक्ट मिला है। तो वही मैंने बोला कि आपका अभी पढ़ाए हुए योग से आपका उसका रिव्यू भी दे दूं कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। और पेशेंट ठीक है अभी, मतलब अभी तो खैर 2-3 ही दिन हुए हैं। उसके बाद अभी फॉलोअप दूंगी। और मेरी एक स्किन की पेशेंट थी जिसको 3 साल से ऐसे बॉइल्स जैसे इरप्शंस हो रहे थे स्किन में, और वो कंटिन्यूस मतलब इलाज एलोपैथिक का ले रही थी। तो उसमें मैंने उसको पेशेंट को मतलब वमन के लघु वमन देके मैंने उस पेशेंट में, और उसके बाद फिर उसके यकृत पे कार्य किया था। फलसिकादि क्वाथ उसको दिया था। उसके बाद फिर उसके लिए आद्रक खंड का उपयोग किया था। और साथ में एलर्जिन नागार्जुन का एक आता है वो यूज किया था। रसपाचक और रक्तपाचक यूज किया था उस पेशेंट में, ताकि उसका मतलब रस और रक्त की दृष्टियों के पित्त जो भी हो वो ठीक हो जाए। और साथ में विरेचन विरेचन दिया था उसको, मतलब लघु वमन और लघु विरेचन उसी समय मैंने यूज दे रही थी। और फिर नित्य विरेचन भी दिया था दीपन पाचन करने के बाद। तो उस पेशेंट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझको। और अब उसके न्यू बॉइल्स आना बंद हो गए, 1 महीने में उसको मतलब अच्छा रिजल्ट मिल गया था। आफ्टर 3 साल की उसकी हिस्ट्री थी, तो अब उसके न्यू इरप्शन एक भी नहीं है। और उस पेशेंट में क्योंकि थोड़ा सा नॉनवेज वगैरह की बहुत हिस्ट्री थी, तो पथ्य का बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। तो पथ्य उसका सारा बताने के बाद दही का सेवन था, नॉनवेज का काफी सेवन था। तो और साथ में दूध और मांस ये सारा सब चलता था। उसके बाद जब उसको पथ्य पे भी थोड़ा सा फॉलो किया उसको, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है सर, वो जी। क्वेश्चन। आप सब लोग कृपया अनम्यूट करके बताइए कि मैं जो पढ़ाता हूँ योग, उसका आप लोगों को यूज हो रहा है क्या आपके प्रैक्टिस में? कृपया आप लोग बताइए, तो मुझे समझ आएगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। सर आप इतने डिटेल में बताते हैं, किसको नहीं होगा? मतलब एक एक चीज की युक्ति बता के उसके बाद उसको इतना एक योग के ऊपर 1 घंटा बोलना, इट्स नॉट अ जोक। तो डेफिनेटली सर सबको हो रहा होगा ऐसा, मेरा तो रिव्यू है, बाकी सब लोग बताएं। सर बहुत अच्छे से अब हेलो। समझ में आने लगे हैं प्रोडक्ट्स में ना, डिटेल। हम भी उस थॉट से सोचने लगे कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना है एक एक चीज का ना। पहले तो बस प्रॉपर्टी नेम या नेम से हम सोचते थे कि दे दें ये इसकी डिजीज का है तो, बट अब हम समझने लगे हैं इस चीज को एक आपका एक। प्रैक्टिस बढ़ रहा है ना? हाँ सर, प्रैक्टिस भी बढ़ रहा है। और अब मुझे केसेस तो चिंता रहती है सर कि क्या दूं क्या करूं, ये मतलब। आकांक्षा मैम, आपसे एक क्वेश्चन था, लघु वमन में आप कैसे कैसे देते करते हैं? मैम लघु ववन तो खैर पेशेंट्स क्योंकि दूर के होते हैं, तो इसलिए उनके पास आना संभव नहीं होता है, तो मैं घर पे ही दे देती हूँ पेशेंट को। तो अगर जैसे पित्त वगैरह की हिस्ट्री होती है तो दूध या यष्टि मधु क्वाथ से उसको पेशेंट को बता देती हूँ। और साथ में उसको मदन फल के 2 बीज का वो मगज दे देती हूँ अंदर से तोड़ के। तो साथ में मतलब वो 1 से 2 लीटर काढ़ा पीने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद जब वो मदन फल का फांड पी लेता है, तो उसको आराम से उल्टी हो जाती है। और उसके बाद फिर उसको दिन भर में थोड़ा सा मतलब सिर्फ गर्म पानी पी के और सिर्फ भात की पेज रात को लेने के लिए बोलती हूँ, या दिन भर में भात की पेज और रात में हल्की सी मूंग की दाल की खिचड़ी, और फिर दूसरे दिन विरेचन करा देती हूँ, लघु विरेचन ही।
तो एट से मतलब लघु विरेचन, एक्चुअली लघु वमन विरेचन ये हमारे सर बहुत यूज करते हैं। इवन मतलब जब पेशेंट को, अगर आपको तुरंत कुछ मतलब रिजल्ट देना है, तो एटलीस्ट अगर पेशेंट नहीं तैयार हो पाता है या दूर का पेशेंट है, तो लघु वमन विरेचन की युक्ति करने के बाद अगर आप मेडिसिन यूज करते हैं, तो एक शरीर की शुद्धि होने के बाद मेडिसिन बहुत अच्छे से असर करती हैं पेशेंट में। तो इसलिए अगर कहीं पे भी जैसे अगर रक्त पित्त का कोई पेशेंट है, आपके पास ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप बिल्कुल योजना करके आप उसको लघु वमन जरूर देंगे, तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और उसके बाद आपको कम मेडिसिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। यस मैम, वही एक्चुअली में प्रॉपर पूरा वमन कराने में पेशेंट एक तो तैयार भी नहीं होता, उतना टाइम भी नहीं होता, तो वही। और आजकल इतना शोधन बॉडी वैसे भी लोग ठीक रखते हैं मैम, सब जगह प्रॉब्लम है। आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे, उनके पास टाइम नहीं है, यूपी में नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। तो उसमें लघु वमन विरेचन एक अच्छा योग है जो हर पेशेंट में और हम ये अप्लाई कर लघु सकते वमन हैं। नहीं है, ये सद्यो वमन है, ये बताया है ग्रंथों में, चरक संहिता में बताया सद्यो वमन जी सब सर। बताया। सर। कहाँ पे है चरक संहिता में? मैं आपको रेफरेंस श्लोक नंबर कल बता दूंगा। ये है सद्यो वमन है, मतलब हाँ, चरक जी ने भी अलाउ किया है इसको। क्योंकि नित्य विरेचन से तो हम विरेचन काफी कुछ सही कर देते हैं, बट वमन जो है यूजली उसमें 1 जैसे लोग, लीटर यष्टि मधु का फांट पिला दीजिए और मदन फल हाँ का चाटन दे दीजिए। मदन फल, सेंधा नमक और ये शहद, इसके साथ चाटन दे दीजिए। 1 मुहूर्त तक वेट करना है। सर कितना देना है चाटन उसका? 2 से 4 चम्मच तक। सर इतना कड़वा होता है, कैसे खा लेगा पेशेंट? शहद बोला ना मैंने, शहद। और सर कितनी देर में वमन हो जाता है? 45 मिनट्स तक वेट करना है। ओके। ये इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रंथों में बताया कि 1 मुहूर्त में वमन शुरू हो जाना चाहिए। ये तो होता है 5-10 मिनट में ही शुरू हो जाता है। मैंने विरेचन वमन वैसे यदि नॉर्मल कुंजल वगैरह तो मैं करा देती हूँ, बट ये प्रॉपर वमन नहीं कराया है। विरेचन तो कराया है, बस्ती वगैरह प्रॉपर करी है सब चीज, बट वमन अभी तक नहीं मैंने कराया। तो वमन मुझे तो आप ओपीडी लेवल पे भी करा सकते हैं। बस आप गर्म पानी करिए 1 लीटर और उसमें यष्टि मधु डाल के मिक्स कर दीजिए, 2-3 चम्मच डाल के मिक्स कर दीजिए और 4 ग्लास होता है वो पिला दीजिए पेशेंट को। उसके बाद में मदन फल का चूर्ण रहेगा, उसमें सेंधा नमक डालिए, वच्चा डालिए, मधु डालिए या प्लेन मदन फल भी डालिए और पेशेंट को पिला दीजिए। पेशेंट को ना उल्टी आएगा तो उसको 8 बार उल्टी आता है और लास्ट में पित्त निकलता है। हो गया उसका वमन, पेशेंट एकदम रिलैक्स हो जाता है उसका पित्त निकलने के बाद। सर अच्छा, जैसे बार बार हो रहा हो फिर भी यदि ना रुका तो तब क्या करना चाहिए? यदि ऐसा कभी नहीं होता। ये मदन फल इतना श्रेष्ठ द्रव्य इसलिए बताया गया है कि जब तक मेडिसिन पेट में रहता है तभी तक उल्टी आती है। वो निकल जाएगा ना उल्टी से, या एक लूज मोशन हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, जब वो निकल जाएगा तो अपने आप उल्टी बंद हो जाती है। हमें कोई एंटी एमेटिक द्रव्य देने ही नहीं है। उल्टा आपने वमन का वेग रोका तो शीत पित्त हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। हमें रोकना ही नहीं, अपने आप बंद हो जाता है। हेलो तो सर, ये जैसे हमने एक बार स्टिमुलेटिव पांट दिया 4 ग्लास, तो क्या फिर हम बाद में भी रिपीट करें? अगर करना है तो करिए, नहीं करना है तो पित्तांतकी हो गया तो बस हो गया। हेलो, कभी कभी कफांतकी होके भी रुक जाता है। हाँ जी बोलिए कुसुम जी। नमस्कार सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप बता रहे हैं सर ये वमन वाला, तो सर अगर 8 से 9 वेग अगर पेशेंट को आ जाएंगे तो सर, क्योंकि हम बगैर स्नेहन के दे रहे हैं, तो सर उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी पेशेंट को? 8 वेग का मतलब है कि एक बार में 1 जोर से निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, 4, 5, 6, 7, 8। तो इतने बड़े बड़े तो ना वेग आते हैं, उसमें तो छोटे छोटे वेग आते हैं। और जो यष्टि मधु पिलाया है, अब यष्टि मधु से कराइए। किसी को यष्टि मधु पसंद नहीं है तो दूध से कराइए या गन्ने का जूस 1 लीटर से करा दीजिए। नहीं सर, वो सब तो सही है सर। मेरा सवाल ये था 8 कि वेग जो आता है वो वृहत वमन वाले 8 वेग नहीं आएंगे, इतने बड़े बड़े वेग नहीं आते, छोटे छोटे वेग आते हैं, वो रिफ्लेक्सेस आते हैं। तो सर इसमें हम स्नेहन के लिए ये कर सकते हैं कि जैसे पहले वाले दिन मान लो कुछ ऐसा स्निग्ध खिला दें, कुछ मतलब जैसे कि दही बल्ला हाँ, टाइप लेकिन में। आपके पास ऐसे पेशेंट है जैसे श्वास व्याधि बहुत ज्यादा, श्वास का वेग आ रहा है बहुत ज्यादा, या फिर उनको ज्वर है जो ज्वर उतर ही नहीं रहा और ओपीडी में आप बैठे हैं, तो आप उसको, और वो भी क्रॉनिक जीर्ण ज्वर है, तो उसको तुरंत आराम दिलाना है श्वास में, कास में, और उसको उत्क्लेश भी हो रहा है, उल्टी होने जैसा मन भी हो रहा है, तब तो हम करा सकते हैं ना। ऐसा बताया, इंडिकेशन दिया है। जी सर, जी सर। जिसको एसिडिटी हो रही है, तो बहुत ज्यादा एसिडिटी से परेशान है, उसको नींद भी नहीं आ रही, परेशान है, उसको हम दूध पिला के और ये मदन फल खिला के उल्टी नहीं करा देंगे? हेलो जी सर, जी सर। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए।
सर वो मुझे एक क्वेश्चन था कि मासाजी कषाय में आपने पारसिक युवानी यूज करने के लिए बताया है, तो उस पे अपना सादा अजवाइन अगर यूज करते हैं तो रिजल्ट मिलेंगे क्या सर? पारसिक यवानी में तो बोला है कि यवानी सदृश ही गुणा, यवानी जैसे ही गुण है उसमें भी। पारसिक यवानी थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, खुरासानी ओवा बोलते हैं, खुरासानी हाँ सर। पे काम करता है, उसका ज्यादा थोड़ा रोल रहता है, इसलिए पारसी यवानी रहता है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल अजवाइन डाल दीजिए। आज तो मुझे पहली बार ये पता चला कि अजवाइन ज्यादा खाने से शुक्र का क्षय होता है, ये भाव प्रकाश हाँ निगम सर। में लिखा है, ज्यादा हाँ खाने से। इसके पहले। और सर ये लघु अपना लंघन जो चिकित्सा है करने से पहले कैसे करते हैं सर? मतलब उसको लंघन देना है पेशेंट को? औषधम, अब लंघन के भी अलग अलग टाइप रहते हैं। लंघन में या तो हाँ। आप पूरा निर्जला रख दीजिए, या फिर आप पानी पिलाइए कराइए, या फिर युष और मंड पिला के रखिए, जैसे भी, या फ्रूट जूस पिला के रखिए, या नारियल पानी पिला के रखिए। लंघन के तो अलग अलग टाइप हैं। ओके सर। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सर। अभी अपना सद्य बस वमन लघु वमन। आपके घर के पीछे आवाज आ रही है बच्चों का, उसको थोड़ा ध्यान, आपके बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी सर। हाँ हाँ तो मेरे मिस्टर थे सर, उनको स्किन डिसीज का प्रॉब्लम था, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन सभी दे चुके थे और वो वमन के लिए रेडी नहीं थे। तो मैंने अभी मैम ने बोला ना स्नेहा के लिए, तो मैंने 5 दिन उनको पंचतिक्ता घृत का स्नेहपान करवाया सर। 30 ml से स्टार्ट करवाया, हर दिन 10 ml मैंने बढ़ाते लेके गई। तो 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80 तक के उनको फिर 5वें दिन उत्क्लेश आना शुरू हुआ। फिर उस दिन मैंने उनको स्टॉप कर दिया, रेस्ट दिया, एक विश्राम दिन दिया। फिर उसके दूसरे दिन रात में मैंने उनको कफज आहार विहार दिया, जैसे कि दही दे दिया, दही भात खिला दिया। और सुबह में फिर उनको स्नेहन स्वेदन करा के यष्टि मधुपान जैसे आपने बताया है वो आकंठ पिला दिया। और उसमें जो आपने चाटन बताया है वचा, यष्टि मधु, मदन फल का, उसमें संधव थोड़ा सा मिला के उनको वमन करवाया। तो फिर उनको 20 मिनट तक के तो वेग नहीं आए, फिर मैंने और यष्टि मधु पान पिलाया 1-2 ग्लास, तो फिर उनको 8 वेग आ गए सर, और पित्तांत तक वमन हुआ। और रिजल्ट इतना अच्छा है सर कि अभी उनको कोई भी मेडिसिन चालू नहीं है आयुर्वेद का, फिर भी इतना ग्लो कर रहा है स्किन, और उनका जो टैनिंग था वो पूरा निकल गया है, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है सर। इसीलिए मैं सोच रहा था आपके हस्बैंड इतने स्मार्ट और हैंडसम क्यों दिख रहे हैं। नहीं सर, आपने वमन कराया। अच्छा, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप करते रहिए और बताते रहिएगा। जी सर। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। चौरसिया जी बताइए। सर ये लघु विरेचन के लिए अलग अलग लघु विरेचन शब्द नहीं है, नित्य विरेचन बोला है या मृदु विरेचन बोला है। हाँ सर, मृदु विरेचन जो सद्यो बमन के बाद जो कराते हैं सर विरेचन, तो सर हाँ। अलग अलग डिजीज में द्रव्य का चुनाव अलग अलग करेंगे क्या सर? हाँ बराबर, कभी हम त्रिवितले हमसे कराते हैं, कभी मनुक्का से कराते हैं, कभी त्रिफला से कराते हैं, कभी सोनामुखी से कराते हैं, कभी हरितकी से कराते हैं, कभी कुटकी से कराते हैं, कभी आरगवत का फांट देके कराते हैं, अलग अलग रहते हैं। और विरेचन के तो 4 टाइप बताए ना, अनुलोमन करने वाले द्रव्य जो मल को बिना पचाए भी निकाल देते हैं, जैसे हरितकी है। फिर विरेचन का मतलब विरेचन दंती जैसे द्रव्य हैं, वो रेचन कर्म करा के कराते हैं। फिर स्त्रंसन कार्य, मलों को और वायु को निकाल देता है वो बिना पकाए ही। और ये स्त्रंसन मतलब आरगवत जैसा। और एक होता है कुटकी जैसे द्रव्य जो भेदन कार्य करते हैं, जो मल को भेद के पूरी तरह अच्छे से क्लींजिंग करते हैं। ऐसे शारंगर संहिता में 4 भेद बताए द्रव्य गुण में, सबने पढ़ा है। थैंक यू चौरसिया जी। अब डॉक्टर वर्षा जी कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ सर, नमस्ते सर। प्रणाम। आपको मिल गया हाँ सर, आज मिल गया मुझे जी। हाँ सर, ये जो सद्य वमन बोल रहे हैं वो बच्चों में, मतलब जो 5 साल के 6 साल के उनमें भी कर सकते हैं। अब जो अभी आ रहे हैं गन्ने का रस पिला के बच्चों को, या फिर संतरे का जूस पिला के 1-2 ग्लास जितना पियेंगे, और मदन फल का चाटन दे देता हूँ। उल्टी आ जाती है बच्चों को, कफ के जो विकार रहते हैं, श्वास का, ये सब ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी जो मदन फल चूर्ण का आपने बताया, तो मैंने करके देखा तो पेशेंट में बस एक ही वेग आया। शायद वो कुछ बच्चे ज्यादा फांड भी नहीं पीते और दूध भी नहीं पी रहे, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, जितना पी सकते हैं बच्चे उतना कफ तो निकला ना। एक वेग सफिशिएंट होता
होता है क्या? सफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन बच्चों को जबरदस्ती मार पीट के तो ना कराना है। तो वही तो, दूध नहीं पीते कोई, तो उसमें कुछ दूध हम नहीं पीते तो फ्रूटी पिला के करा दीजिए या फ्रूट जूस पिला के करा दीजिए। उसमें कुछ मतलब मदन फल का जो हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसका क्वांटिटी में ज्यादा लेना चाहिए क्या फिर बच्चों में? मदन फल 2 चम्मच खिला दिया, टीस्पून 2 टीस्पून तो भी चलेगा। उसमें शहद ज्यादा डाल के दे दीजिए, चॉकलेट मिक्स करके और फिर खिला दीजिए। हमें सिखाया गया है कि आप युक्ति पूर्वक करिए, युक्ति पूर्वक किया ना, चॉकलेट ऐसे या बॉर्नविटा मिक्स कर दिया, हॉर्लिक्स मिक्स करके मदन फल डाल के और खिला दिया, बच्चे मैंने खा कल ही लेते दिया हैं। जो पेशेंट को, तो उसने दूध भी नहीं पिया, पानी भी नहीं पी रहा था, उसको अरुचि ज्यादा थी, तो क्या उसको अगर weight नहीं आप आया। बच्चे को बोलेंगे कि हम उल्टी कराएंगे तो बच्चा तो घबरा हाँ, जाएगा। नहीं वो तो बस 4 साल का था, पर उसको कफ ज्यादा था। और इन्होंने बताया ना गौरांगी जी ने कि महातिक्त घृत दिया था वर्धमान मात्रा में। हम लोग जमदग्नि सर के परंपरा वाले लोग जो है ना, वो हम लोग अच्छ घृत देते हैं, मतलब हम पूरा दिन में 50 से 100 ml गाय का घी खिलाते हैं। अच्छ घृत का हम लोग सेवन कराते हैं, हम लोग सिद्ध घृत नहीं कराते हैं। तो उससे भी अच्छा स्नेहन होना जरूरी है। और हम लोग पाचन द्रव्य देते हैं, दीपन पाचन द्रव्य देते हैं। बच्चे तो नहीं खाते ना सर इतना घृत मात्रा में, और इतना सब्जियों खाएं, शीरा हलवा बना दीजिए, उपमा बना दीजिए, उसमें डाल के घी दे दीजिए। ओके सर। हाँ, लड्डू बना के खिला दीजिए। डॉक्टर स्वाति बालाजी, आप जम्मू में कैसे कराती हैं वमन, कृपया बताएंगी? डॉक्टर स्वाति बालाजी। सर ये वमन के बाद और अपन उसको विरेचन भी देना है ना सर सुबह में? हेलो, विरेचन उसी दिन देना चाहते हैं कि 7 दिन बाद देना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, जैसे मैंने वो सद्य वमन करवाया तो रात फिर सुबह में, दूसरे दिन के सुबह उसके वमन के दूसरे दिन एरंड तेल का स्नेहपान करवाया 30 ml उसका पोस्ट और बल देखने के बाद, अगर वमन करने के बाद बहुत ज्यादा वीक हो गया, शिफ्ट हो गया, तो क्यों करेंगे? हाँ सर, लेकिन वो जैसे हमने जो पढ़ा है हमारे गुरुजी से, तो उन्होंने बोला था कि सद्य वमन के बाद जो कुछ बचा कुचा सा दोष है, तो वो तो मदन फल विरेचक है तो निकल जाए। मैंने भी वही पढ़ा है, मैंने भी वही पढ़ा है। जी सर, तो सुबह में एरंड तेल का वो स्नेहन भी करवाता है, तो वात का भी प्रकोप नहीं होता, तो करवाना चाहिए। सर ये जो आपने बोला है कि मतलब 5 दिन स्नेहन देते हुए घी प्रचुर मात्रा में लेना है, तो कैसा, मतलब उसका थोड़ा मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ सर। जैसे क्या करना है? जो रहता है सद्य वमन में स्नेहपान करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हम ओपीडी लेवल पे करा सकते हैं। हाँ, तो आप पेशेंट थोड़ा, हाँ बताइए। आपने बोला ना सर कि जैसे बच्चे हैं तो उनको हलवा करवा दीजिए या फिर लड्डू दे दीजिए घी के, या फिर सिद्ध घृत न देते हुए पूरे दिन में उनको घृतपान करवाइए, तो क्या करना है? मतलब उनको खाली पेट देना है घृत, सुबह देना है? नहीं, हमारे सर ने ऐसा सिखाया है, क्योंकि सर मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, और कहीं ग्रंथों में लिखा है क्या कि सिद्ध घृत ही देना है? कहीं ग्रंथ में बताइए, नहीं लिखा है। उन्होंने वमन बोला है घृतपान करा के, वो तो बाद के अभी आधुनिक वैद्यों ने बनाया कि सिद्ध घृत वर्धमान मात्रा में करके तब कराइए पाचन करके, ऐसा ग्रंथों में नहीं बताया। हम दीपन पाचन, लशुनाधिवटी है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, ये हम दीपन पाचन देके, आरोग्य वर्धिनी देके, घी दिन में खिला दीजिए, 2-3 दिन खिलाइए और फिर कराइए, वैसे कराइए, या नॉर्मल सद्य वमन कराइए। अच्छा, बिना घी पिलाए? वैसे अगर कफ ज्यादा है तो कफ जो अटका है, बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है, तो बिना घी खिलाए भी कफ निकलना है। तो अभी जैसे डॉक्टर वर्षा जी ने कहा ना कि 1 वेग आया तो कितना कफ निकल गया होगा, तो हमारा स्त्रोत शुद्ध हो गया ना उतना। हाँ, नहीं मेरा बेटा है तो उसको मैंने सद्य वमन देना चाहा, उसको हो गया था कफ का प्रॉब्लम, तो वो ले ही नहीं रहा था, जैसे मैम ने डिस्कस किया ना, वो पानी पीने को तैयार था ना दूध पीने को। अभी गन्ने का आप ना ऐसे बोलिए ही मत कि आप उल्टी करा दिए। हाँ, काउंसलिंग ऐसा करना चाहिए। कभी भी पेडिट्रिशियन को देखिए, वो छोटे बच्चों से वैसे मिक्स हो जाते हैं, छोटे बच्चे जैसे बन जाते हैं। उनको बोलना ही नहीं कि आप उल्टी करा रही हैं या इसलिए ये पीना है, आप बस बोले कि ये जूस पी लो, जूस पिला के और उसको मदन फल चॉकलेट में डाल के, हॉर्लिक्स में डाल के ऐसे करके और पिला दीजिए। उल्टी आएगा तो आएगा। हाँ, और उस जैसे अपन अकस्मात अपने पास कोई भी पेशेंट आता है खांसते हुए, अपने को लग रहा है कि कफ का बहुत ज्यादा उत्क्लेश हो रहा है, तो अब घृत का कोई रोल नहीं है, सीधे से घृत का भी रोल है, लेकिन हमें इमरजेंसी जैसे कंडीशन आई है तब ये करने को। अच्छा, और अगर इमरजेंसी नहीं है, प्लान करके करना है, तो सिंपल सा घी पिलाना है उसको 3 दिन तक के, और चौथे दिन उसको उल्टी करवाना है। 3 दिन स्नेहन करिए, 5 दिन करिए या 7 दिन करिए।
हाँ, उत्क्लेश होने तक के पता है हमारे तो गुरुजी ने, कि जैसे उत्क्लेश होता है, आपको लगता है उत्क्लेश हो रहा है, तो आप वमन करवाओ, या फिर कभी कभी विरेचन भी हो जाता है थोड़ा सा। तो ठीक है ना, दोष निकलना चाहिए, स्त्रोतस खुलना चाहिए, कोष्ठ शुद्धि होना चाहिए। जी सर, ठीक है। तो ये थोड़ा नया लगा मुझे, मैंने इसलिए आपसे डिस्कस किया। थैंक नया यू। नहीं है, ये तो सद्य वमन बताया है, बस हाँ, युक्ति चेंज कर करके हम लोग इसको कर सकते हैं। जी सर। मेरे तो ऐसे मैंने देखा है कि चाय में डाल के मदन फल को मिक्स करके चाय के साथ पिला दिया लोगों ने। हाँ, अरे बाप रे, काली चाय। हाँ, किसी को बॉर्नविटा दूध में मिक्स करके दे दिया, बच्चों को, मतलब बच्चों को समझ नहीं आएगा। और ऐसा जुगुप्सा चिकित्सा तो राजयक्ष्मा में बताया ही ना, कि मांसाहारी प्राणियों का मांस खिलाओ छुप के, जुगुप्सा चिकित्सा बताया है। हाँ। हाँ। नहीं तो जैसे अभी मेरे बच्चे को क्या कंप्लेंट था सर, वो ना कंटिन्यूअस खांस रहा था, और उसका पूरा श्रोतावरत, नाक बंद, गला बंद, आवाज बैठ गई थी, तो उसको निगलने में भी दिक्कत जा रही थी। तो वो पानी, सिंपल वाटर भी पीना नहीं चाह रहा था। तो वो दूध, अभी तो गन्ने का जूस भी नहीं मिल रहा, आपने जैसे बताया एक संतरा वाला, वो भी अच्छा लगे, संतरा भी नहीं मिल रहा है। तो फिर इस समय क्या करेंगे, ये थोड़ा आप दिमाग में है ट्रॉपिकाना कि का जो मतलब। जूस आते हैं ना, ट्रॉपिकाना के मॉल में जाइए, हाँ हाँ ट्रॉपिकाना के जूस हाँ कितने हाँ मिलते हैं, वो पिला के हाँ करा सर, दीजिए। वो भी चलेंगे। हाँ, उसमें ओके। यष्टि मुद अगर मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। युक्ति पूर्वक हमें कैसे भी पानी डाल के और फिर मदन फल हाँ चाटन करके करा देना है। यस सर, ये बहुत अच्छी आइडिया है, ट्रॉपिकाना को यूज करूंगी अभी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर स्वाति बालाजी आप हेलो, बोलिए। हाँ जी। हेलो सर। हाँ, सर हम ड्राई कफ में भी ये कर सकते हैं क्या सद्य वमन? नहीं, ड्राई कफ में थोड़ा घृत करके, नहीं तो फिर वो ज्यादा ड्राइनेस बढ़ेगा ना, थोड़ा जी जी घृत सर, पान वही करके। पूछ रहे। अच्छा, कृपान करके, ठीक है हाँ। ठीक है जी, थैंक यू सर। और डॉक्टर स्वाति बालाजी आप बोलिए तब तक। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए आप। प्रणाम हाँ प्रणाम, बताइए। सर अभी तो मैं एक ही महीना हुआ है प्रैक्टिस करते हुए, अभी मैं सीख रही हूँ आप सब लोगों से ना अभी। तो सर मैंने कभी अभी वमन दिया नहीं किसी को। ठीक है, डॉक्टर वर्षा जी आप कुछ और अनुभव बताना चाहते हैं तो बताइए। हाँ नमस्ते सर। सर मुझे पूछना था सर, वमन के पहले स्नेहन स्वेदन करवाना चाहिए या नहीं? करवाना ही चाहिए, स्नेह पूर्व कर्म कराए बिना नहीं कराना चाहिए, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये सारा हाँ। हम सद्य वमन के बारे में कर रहे हैं डिस्कस। अच्छा ठीक है सर, नहीं यही पूछना था। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए अपना अनुभव। डॉक्टर अनुरिता जी आप बताइए। डॉक्टर अनुरिता जी आप वमन कैसे कराती हैं, बताएंगी? Sir, I'm unable to speak for 15 minutes, sir. ओके Kindly. ओके। Yeah, डॉक्टर sorry. माधुरी जी आप बताइए इस पर कुछ। मैं तो नहीं करती हूँ, मेरे ओपीडी में वो फैसिलिटी ही नहीं है। ओपीडी में भी एक बेसिन चाहिए, उल्टी करा सकते हैं आप। हाँ बेसिन है सर, पर पेशेंट तैयार होने चाहिए ना मुंबई के सर। ठीक है, डॉक्टर प्रभात पांडा जी आप बताएंगे आप कैसे कराते हैं, या कुछ केसेस बताइए आप प्रभात जी, सब सुनना चाहते हैं सर नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, बताइए। मैं तो पंचकर्म स्टार्ट नहीं किया सर काम, मात्रा बस्ती एटसेट्रा छोटा मोटा प्रोसीजर ओपीडी लेवल में जो हो सकता है वो ही कुछ किया हूँ, अभी ऐड करूंगा। हाँ प्रणाम, बताइए आप। हाँ सर, वमन की बात कर रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलिए ना प्लीज। सर वमन की ये बात चल रही है। हाँ बताइए, आप अपना अनुभव बताइए। हाँ सर, वमन जो क्लासिकल वमन कराते हैं सर, उससे पहले तो स्नेहपान कराते हैं हम लोग, हाँ। और उसके बाद ही वमन कराते हैं। पहले 3 दिन और 5 दिन जैसा भी स्नेहपान पेशेंट की प्रकृति का अकॉर्डिंग सूट करता है, जितना वो ले पाए उतना घृतपान कराते हैं, या फिर अभी तो मैं तेलपान पहली बार कराया, घृतपान कराती हूँ। और साथ में उसको दीपन पाचन, पहले भी दीपन पाचन शुरू करते हैं किसी ना किसी चीज से, जो भी सुटेबल हो उसको, हिंगवाष्टक से, लवण भास्कर से, या फिर लहसुन आदि वटी से, हिंगवाष्टक से पहले दीपन पाचन कराते हैं 3 दिन, फिर उसके बाद में घृतपान कराते हैं 3 से 5 दिन। और उस दौरान भी मैं उसे शंख वटी या लहसुन आदि वटी देती रहती हूँ, जिससे कि वो घृत जो है प्रॉपरली पाचन होता रहे। साथ में गुनगुना पानी या गर्म पानी देती हूँ, जिससे कि वो घृत वो प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके। और लाइट फूड कहा जाता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे घृतपान चल रहा है। और उसके बाद में सर जिस दिन वमन कराना है उस दिन सुबह उसको सर में अभ्यंगम और स्वेदन साथ चलता रहता है उसमें। और जिस दिन घृतपान खत्म करा के नेक्स्ट डे सर उसका वमन करवाते हैं,
और उस दिन आपको सुबह आना होता है पेशेंट को, और उसको उस दिन हम मदन फल का जो फांट पिलाते हैं, उससे पहले सर मधुयष्टि का पूरा काढ़ा बना के पिलवाती हूँ, या फिर दूध का उसको सेवन करवाती हूँ, मिल्क का। और उसके बाद में सर मदन फल पिपली का एक कल्प बनाती हूँ, जिसमें मधुयष्टि चूर्ण, मदन फल और बचा चूर्ण और शहद और सेंधव मिलाकर, और वो सर उसको दिया जाता है। उसके बाद प्रॉपरली वमन हो जाता है। बढ़िया बताया आपने, अच्छे से मैडम practical अभ्यंग स्वेदन जो करते हैं आप पूरा 5-7 डेज जो सर ग्रुतपान 5-7 देते हैं उसी डेज टाइम करते हैं? कंटिन्यूस करती हूँ। मैंने कल परसों भी शायद डिस्कस किया था इस बारे में कि 5-7 डेज कंटिन्यूस करने से जो उसके सार्वदैहिक लक्षण होते हैं, जैसे कि किसी को पेन के लिए करवा रही हूँ तो उसमें अभ्यंगम कराने से उसको उन लक्षणों में भी राहत मिलती है। किसी को कुष्ठ के लिए करवा रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग अगर ऑयल उसको अप्लाई करते हैं तो उसको उस चीज में राहत मिलती है। तो उस चीज से हम पेशेंट मेंटली पीस में रहता है कि उसका थेरेपी जो चल रहा है उससे उसको रिलीफ मिलता जाता है एक्सटर्नली भी, और इंटरनली वमन या विरेचन की तैयारी करा देती हूँ। ये प्रोसीजर रहता है सर। जी मैडम, थैंक यू। धन्यवाद सर। हाँ, आप बोलिए शिवानी जी, आप कुछ बोल रही थी, या जितेंद्र मिश्रा जी आप कुछ बता रहे थे? शिवानी जी बोलिए या जितेंद्र मिश्रा जी आप बताइए कुछ। हाँ मिश्रा जी बताइए, बोलेंगे क्या? आपका लेक्चर सुन के सर पढ़ने की इच्छा हो आपका आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलिए, नहीं तो शिवानी जी आप बोलिए तब तक। डॉक्टर शिवानी जी शायद बोल नहीं रही है। डॉक्टर चितरंजन जी आप कुछ बोलेंगे क्या सर? हमारे लिए आप सभी लोग बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, डॉक्टर खुशबू जी, आपने वमन कराया तो कुछ बताएंगे क्या एक्सपीरियंस? सर प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए आप थोड़ा वमन का एक्सपीरियंस। जी, वो जो शास्त्रीय विधि से वमन होता है, जैसा मीनल बॉस ने बता ही दिया, वही प्रॉपर इंडिकेशन है, प्रॉपर तरीका वही होता है कि सबसे पहले दीपन कराने के लिए त्रिकटु या पंचकोल चूर्ण 3 दिन, उसके बाद पाचन कराने के लिए चित्रकादि वटी, आरोग्यवर्धनी वटी या संजीवनी वटी में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, अग्नितुंडी वटी। उसके बाद स्नेहन के लिए सबसे पहले स्नेहन कराते हैं, तो उसमें सबसे पहले कोष्ठ परीक्षा की जाती है। कोष्ठ परीक्षा के लिए या तो गर्म दूध पिला देते हैं या गन्ने का रस पिला के देख लेते हैं। अगर जो तुरंत किसी को गन्ने का दूध पी के या गर्म दूध पी के मोशन हो जाता है तो वो मृदु कोष्ठ का है। मध्यम कोष्ठ का अगर जो रात भर में हो जाता है और होता ही नहीं है तो वो क्रूर कोष्ठ का है। तो ऐसा माना जाता है कि मृदु कोष्ठ वाले में स्नेहन 3 दिन में, मध्यम वाले में 5 दिन में और क्रूर कोष्ठ वाले में 7 दिन में हो जाता है। तो इसमें हम स्नेहन के द्रव्यों का विधान कर लेते हैं उसकी व्याधि के अनुसार। तो जो उसकी व्याधि है उसके अनुसार स्नेहन द्रव्यों का, जैसे पंचतिक्त घृत वगैरह त्वचा की बीमारियों में, पद्मकाद्य घृत वगैरह इसमें दे देते हैं, क्या कहते हैं, स्त्री रोगों में। इसके अलावा इंदुकांत घृतम वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता है, शतावरी घृत वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं तो इनका, या ब्राह्मी घृत वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं मिले तो शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम जब स्नेहन द्रव्य देते हैं तो उसमें जो शास्त्रीय विधि में लिखा हुआ है कि 30 ml से हम स्टार्ट करेंगे और रोज 30 ml तक हम बढ़ाते जाएंगे। और उसमें ये भी देखना होता है कि जब पुराना स्नेह पच जाएगा तभी हम नया स्नेह पिलाएंगे। इसकी परीक्षा हम लोग इस तरीके से करते हैं कि पुराना स्नेह पचा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा गर्म जल हम पिलाते रहते हैं। अगर जो डकारों में हमारे स्नेह की डकारें आती हैं तो इसका मतलब अभी पुराना नहीं पचा है। तो उसके पचने का थोड़ा इंतजार करते करते हम अगला स्नेह द्रव्य का विधान करते हैं। तो हमारे ये कोष्ठ के अनुसार सम्यक स्नेहन के लक्षण जिस दिन भी आ जाएं उस दिन हम उसका वमन का विधान कर लेते हैं। सम्यक स्नेहन के जो लक्षण होते हैं वो होता है हल्कापन हो जाता है शरीर में, स्नेहोद्वेग हो जाता है, त्वचा चिकनी हो जाती है,
भूख बढ़ जाती है, वात का मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है और स्टूल में हमारी चिकनाहट आने लग जाती है। जब ये सम्यक स्नेहन के लक्षण हमारे आ जाते हैं तब हम उसको आगे के प्रोसीजर वमन के लिए सोचते हैं। वमन के लिए अभी भी नहीं सोच रहे हैं, अभी भी हम उसको स्वेदन कराएंगे। जिस दिन सम्यक स्नेहन के लक्षण आ जाएंगे उस दिन हम उसको स्वेदन के लिए ले जाएंगे। स्वेदन भी हमको सर्वांग स्वेद का इंडिकेशन करते हैं। अगर जो कोई भी दर्द वर्द नहीं है किसी पेशेंट में, अगर किसी में कोई दर्द वर्द है तो उसको नाड़ी स्वेद भी दे सकते हैं। तो सम्यक स्नेहन के लक्षण जिस दिन आए उस दिन शाम को हमने स्नेहन किया, फिर स्वेदन किया, अगले दिन स्नेहन स्वेदन किया, फिर उसके अगले दिन हमको वमन करना है। तीसरे दिन वमन कराने से पहले भी हमने आभ्यंतर स्नेह करके स्वेदन करके तब हमने उसको वमन कराना है। लेकिन वमन से पहले क्या करना है, हमने उसको कफ उत्क्लेशित करने वाली चीजें खिलानी है। क्या क्या हो सकती है, एक तो रसगुल्ला हो सकता है, एक खीर हो सकती है, एक दही चावल हो सकता है। इस तरीके की चीजें हम उसको खिलाएंगे तो वो सुबह तक उसका कफ उत्क्लेश हो जाएगा और जब हमारे पास आएगा। लेकिन हम पूर्व रात्रि में एक और विधान कर लेते हैं वामक द्रव्यों का। मदन फल पिपली का हमको काढ़ा बनाना है तो हम मुलेठी का काढ़ा बना लेते हैं और उसमें मदन फल पिपली अंतरनख मुष्टि प्रमाण में डाल देते हैं। अंतरनख मुष्टि प्रमाण करीब 10 से 12 ग्राम तक आता है। तो अंतरनख मुष्टि प्रमाण मदन फल पिपली उसमें भिगो दिया रात में मुलेठी के काढ़े में और सुबह उसको हमने करीब 100 ml की मात्रा में सबसे पहले मरीज को क्या कहते हैं गले तक हमने मिल्क पिलाया, दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद में वो आकंठ पूरित दूध पिलाएंगे और उसके बाद में जो 100 ml हमने मुलेठी का काढ़े में हमने मदन फल पिपली वगैरह और शहद वगैरह, वामक द्रव्यों में मदन फल पिपली, शहद और सेंधा नमक 2.5 ग्राम करीब ये जरूर मिलाया जाता है। तो उसको जब हम ये मदन फल पिपली वाला जो ये काढ़ा पिला देते हैं उसके बाद में उसको 15 से 20 मिनट के बाद में वॉमिटिंग की फीलिंग होने लग जाती है। जब वॉमिटिंग की उसको फीलिंग होने लग जाती है, जब वो वॉमिट करने जाता है तो इसमें हमारे जो वॉमिट में हमने चेक करना होता है कि पित्तांत वमनम, पित्त जब तक ना आने लग जाए तब तक हमने वॉमिट को होने देना होता है। पित्तांत वमनम मतलब जब पित्त निकल जाता है तब समझिए कि सम्यक वमन हो गया और सम्यक वमन के लक्षण भी आ जाते हैं। उसके बाद में मुंह में कुल्ला वगैरह भी करा के और उसको क्या कहते हैं ये हमारा वमन का पूरा प्रोसीजर होने के बाद में फिर उसको हम संसर्जन क्रम पे रखते हैं 7 दिन के। 7 दिन के संसर्जन क्रम पे रखने के लिए हमारे पास उसमें भी ये रहता है कि अगर जो हमारी सम्यक शुद्धि हो गई या मध्य शुद्धि हो गई या हीन शुद्धि हो गई उसके अनुसार हमने इसका संसर्जन क्रम का विधान करना पड़ता है। तो यूष पेया विलेपी क्या कहते हैं पेया विलेपी यूष कृत मांसरस अकृत मांसरस अकृत मांसरस कृत मांसरस इस तरीके का इंडिकेशन संसर्जन क्रम में रहता है। तो हमने जो हीन संसर्जन क्रम करना है तो इसमें इनकी 1-1 आहार मात्रा देते हैं, मध्यम में 2-2 और उत्तम में 3-3 मात्राएं इनकी देते हैं। तो यूष वगैरह जो बनाने का इंडिकेशन रहता है वो यूष अन्न विलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 लागू इतना गुना हम जल बनाते हैं मिलाते हैं अन्न में 5 गुना 4 गुना अन्न विलेपी विलेपी में 4 गुना अन्न विलेपी मंड मंड में 14 गुना और यवागु में 5 4 14 6 गुना जल इसमें मिलाते हैं। इसके अलावा हमारा जो यूष होता है वो होता है दाल का पानी या दलिया का पानी। 14 गुना पानी 1 कटोरी दलिया में हम अगर जो मिला के उसका पानी पिलाते हैं तो उसको यूष कहते हैं। और यही अगर जो हम चावल 1 कटोरी चावल को 14 गुना पानी में मिला के अगर उसका पानी पिलाते हैं तो उसको मंड कहते हैं। तो ये मंड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है एंड यूष जो होता है वो प्रोटीन रिच होता है। तो धीरे धीरे इनकी हमने डाइट को लघु आहार से
तीक्ष्ण आहार तक ले जाना होता है। इसका कारण ये होता है कि जब हम पंचकर्म कराते हैं तो हमारी अग्नि उस समय मंद रह रही होती है, तो उसको एक साथ हम गुरु आहार नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे उसकी अग्नि का विधान करते हैं। जब 7 दिन का हमारा संसर्जन क्रम कंप्लीट हो जाता है तब हम उसको 1 दिन का रेस्ट देके फिर दोबारा से स्नेहन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम विरेचन की तैयारी करवा सकें स्नेहन और स्वेदन के बाद में। ये वमन का हो गया सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया बताया आप सर, विस्तार से बता दिए जी। अब और कोई केस वगैरह कोई प्रेजेंट करना चाहते हैं तो बता सकते हैं आप लोग। हेलो हेलो सर, मंड और पेया में क्या डिफरेंस है? मंड तो एकदम पतला रहता है जी सर। पेया थोड़ा गाढ़ा रहता है, उसमें थोड़ा सा चावल का अंश रहता है। तो दोनों में 14 गुना पानी है ना? हाँ, लेकिन इसमें सिक्त भी है, मतलब चावल का भी अंश रहता है पेया में। यूष और मंड में 14 गुना पानी है। उसमें कितना है, पेया में कितना है? 12 गुना है। हाँ, पेया में देखना पड़ेगा सर। 12 गुना है और थोड़ा चावल का 14 सर, दोनों में ही 14 गुना पानी है उसमें, लेकिन थोड़ा सिक्त भी रहता है, चावल का भी अंश रहता है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं श्वेता सर, हैदराबाद से। हाँ जी, बताइए कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं सर? दवाई मिला क्या मेरा? नहीं सर, अभी नहीं आया, आप कल ही दिए थे ना डिस्पैच। हाँ, तो 3 दिन लगेगा। आपके पेशेंट का कंडीशन बताइए सर। वही सर, वो डिस्कस करना था कि 13 इयर्स बच्ची है सर, उसको 3 साल से सोरासिस है, तो वो तरह तरह के ट्रीटमेंट्स लिए हैं, अपना एलोपैथी लिए है, होम्योपैथी लिए है, सब हो गया है। अभी आयुर्वेदिक को लेना है बोल के वो मेरे पास आए सर। उसको 3 साल से है, बच्ची बहुत मतलब कफ गुना की है, किसी से बात नहीं करती, कुछ नहीं, अपने आप में ही रहती है। बिल्डअप भी बहुत थिन है, ऐसे मोटी वगैरह भी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको है ना ज्यादा खंडू नहीं रहता है, मतलब इचिंग ज्यादा नहीं है उसको, बहुत मिनिमल है, और सोरासिस ऑल ओवर बॉडी है, और अपने नॉर्मल सोरासिस की तरह ऐसे स्प्रेडिंग नहीं है सर, वहां यहाँ वहां पैच है, बट ऑल ओवर बॉडी है उसको, और पूरा पैच के आजू बाजू में पूरा अपना फंगल की कैसा ग्रोथ रहता है ना सर स्टार्टिंग में, जो रिंग वॉर्म की तरह, तो उस तरह से है सर उसको। तो हम उसको सोरासिस की तरह ट्रीट करना है कि फंगल की तरह ट्रीट करना है, फर्स्ट डायलेमा वो है। तो और आप हमें दिखाएंगी तब ना हम आपको बता पाएंगे। मैं आपको पिक्स भेज दूंगी सर उसका, मतलब मैं वो मुस्लिम, वो पेशेंट को आपने देखा है और आप? हाँ सर, हाँ सर, वो मुस्लिम लड़की है, तो मैं सिर्फ उसको पैर का पिक ले पाई हूँ, पेट का वगैरह वो थोड़ा सा शर्मा रही थी बच्ची, कोई बात तो नहीं, मैं सिर्फ पेशेंट आपने देखा है, आपके दिमाग में हम कैसे समझें? तो मैंने मतलब वो एंटी फंगल का ट्रीटमेंट एलोपैथी में ले लिए सर, फिर भी उनको रिलीफ नहीं था, तो मैंने उसको सोरासिस की तरह ही मैंने समझा है, और उसका वो ट्रीटमेंट भी मैंने सोरासिस की तरह त्रिफला दीजिए, गंधक द्रुति लगा दीजिए, और सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये दे दीजिए। सूक्ष्म त्रिफला सर? हाँ, उससे बहुत अच्छा जल्दी रिकवरी हो जाएगा। अच्छा, सूक्ष्म त्रिफला चूर्ण ना सर? सूक्ष्म त्रिफला की गोलियां आती है महाराष्ट्र में। गोली भी आती है? अच्छा, ओके सर। और सर क्या दे सकते? 3-4 दिन में ही ठीक कर देगा, इतना अच्छा फास्ट काम करता है। अच्छा सर, वो खदीरा रिश्ता भी दी हूँ मैं सर, तो उसको थोड़ा सा, हाँ सर, आप उसका फोटो दिखाएंगी तो अच्छा रहेगा ना, हम मैं थोड़ा अभी शेयर करती हूँ सर, 1 मिनट सर। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन में तुलसी के पत्र का स्वरस वो लगाने से भी फायदा होता है, लेकिन एक बार पता तो चले कि फंगल है कि सोरियासिस। हाँ सर, 1 मिनट सर, मैं अभी शेयर करती हूँ सर, 1 मिनट, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। आपको मैं शेयर स्क्रीन को होस्ट बना दूं क्या? हाँ सर, हाँ सर। और डॉक्टर श्वेता जी, आप कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं? सर मेरा गुलबर्गा से है सर, SHEMS बोल के, श्री हिंगुलांबिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। मैं हूँ शोलापुर की सर, लेकिन अभी हैदराबाद में सेटल्ड हूँ। अच्छा। तो 4 साल से अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ सर, अपना छोटा सा क्लिनिक प्रैक्टिस कर रही हैं आप? अच्छा। तो अभी मैं मतलब मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है कि पूरा अपना आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट देना। यहाँ पे हैदराबाद में थोड़ा सा पीछे है अपना आयुर्वेदिक, जैसे महाराष्ट्र में है वैसे नहीं है, यहाँ बहुत काउंसलिंग करना पड़ता है पेशेंट्स को, तो तब जाके वो हाँ बोलते हैं। और आपको तेलुगु आता है बोलना?
हाँ सर, मुझे 5 लैंग्वेजेस आते हैं, तेलुगु, 5 कन्नड़ा, लैंग्वेज? मराठी। या सर, 5 लैंग्वेज आते हैं कौन कौन से आते हैं बताइए। सर। कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। अच्छा, और हाँ सर, संस्कृत भी आता है आपको? वो अपने ही लैंग्वेज में है ना सर, अपने ही सब्जेक्ट है तो आ जाता है। जाता है। हाँ सर। ये जो पीवी नरसिम्हा राव थे उनको 27 लैंग्वेजेस आते थे। नहीं, उतना नहीं है सर, अपना सिर्फ 5 बस है। एक मिनट सर, मैं बताती हूँ। मैं आपको को होस्ट बना दिया हूँ। हाँ सर, मैं वही। आप सभी वैद्य लोग देखिए और डायग्नोज करें। दीप्ति जी भी आ गई हैं। दीप्ति जी डायग्नोज करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन है कि सोरियासिस है। सर फंगल को कैसे ऑल ओवर बॉडी एक ही टाइम पे आप बढ़ दिखाइए जाता है ना सर? थोड़ा दिखाइए तो। हाँ सर। हम लोग इमेजिन करके कैसे समझे। दीप्ति जी बहुत दिन के बाद आई हैं। दीप्ति जी इतनी इंटेलिजेंट है ना कि क्या बताएं, बहुत अच्छी, नेचर से भी अच्छी है, हेल्पफुल है, केयरिंग है। टाइम लगेगा तो तब तक हम दूसरे से बात करें क्या? हाँ सर। ठीक है मैं तब डॉक्टर, तक देखती हूँ सर, मैं तब तक थोड़ा सा ये स्टक हो रहा है मोबाइल। आप आराम से करिए। डॉक्टर नितिन बंसल जी आप कुछ बताइए। डॉक्टर सचिन जी, रमीला जी, आप लोग कुछ बताइए थोड़ा। हाँ दीप्ति जी आप बताइए। नमस्ते, प्रणाम, कैसी हैं आप? हाँ प्रणाम सर, मैं ठीक हूँ। आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़ गया है ऐसा लग रहा है। जी सर। हाँ बताइए। हाँ, एक मुझे सर अच्छा केस शेयर करना है जिसमें अच्छा रिजल्ट भी मिल गया है, और मुझे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए वो भी मुझे पूछना है। यूटेराइन प्रोलैप्स का केस था 3rd डिग्री, एक्चुअली प्रोसीडेंशिया जैसे ही था। उसको सर्जरी बोला था, बट उन्होंने लास्ट ऑप्शन करके मेरे से पूछा था, और मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था, पूरा का पूरा एंड तक बाहर आया हुआ था, सर्विक्स और पूरा यूट्रस दिख रहा था, और वो फुल टाइम बाहर रहता था। तकलीफ उनको कुछ नहीं रहता था, बट जब चलते हैं वॉक करते हैं ना तो वो थोड़ा सा पेन होता था। तो जब मैंने देखा तो वो बहुत 4-5 साल से है, थोड़ा थोड़ा करके वो अभी प्रोसीडेंशिया में आ गया था। एक्चुअली प्रोसीडेंशिया से जस्ट 1 स्टेज पहले होगा थोड़ा सा, क्योंकि बीच बीच में वो सोते हैं तो थोड़ा सा हाथ से पुश करेंगे तो अंदर जाता था, तो इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा अगर जा रहा है थोड़ा सा हेल्प से अंदर तो कुछ हम हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि 1 महीना देखते हैं, फिर ट्राई करते, फिर बाद में देखेंगे। तो जब वो मेरे पास आई तो बाहर निकला हुआ था सब, और पूरा ड्राइनेस था, मतलब बाहर निकला हुआ, इसीलिए ना वो बहुत रुक्षता आई थी। सर्विक्स की लीप पे इरोजन्स हुए थे, इरिटेशंस थे, कट्स थे, और ब्लीडिंग भी हुआ था। और हेतु उनका था ना, उनको पाइल्स की हिस्ट्री थी, 2 बार उनको ऑपरेट भी हो चुका था। पाइल्स की हिस्ट्री दैट मीन्स उसको कॉन्स्टिपेशन ऐसी चीजें हमेशा रहती थी, ब्लॉटिंग वगैरह हमेशा रहती थी, और वो होटल में काम करती थी तो वेग धारण भी होता था। तो क्या है ना कि पेट में सारा मतलब ब्लॉटिंग वगैरह रहने से सारा प्रेशर नीचे आया होगा, और एज भी बहुत ज्यादा है 54 के आसपास, तो उसकी वजह से वो आया होगा, प्रेशर लगाती थी। तो रेक्टल प्रोलप्स भी था और यूटेराइन भी था, यूटेरस ज्यादा था। तो फर्स्ट विजिट में मैंने सिर्फ उनको खान पीन की जो गलती थी, फर्मेंटेड वगैरह ज्यादा खाते थे, उनके होटल में बनता था, तो वो सारा अपना पथ्याहार समझा दिया उनको। मैंने बस चंद्रप्रभा वटी दिया, गोक्षरादि गुगुल दिया क्योंकि वो थोड़ा सा इन्फेक्शन था, और चांगेरी घृत का ओरल इनटेक भी बोला, और चांगेरी घृत का पिचू भी रखने के लिए बोला था, और बस एसिडिटी के लिए कुछ एक दिया था। 10 दिन के बाद विजिट करने के लिए बोला था, और 10 दिन के बाद अभी मैं आई तो वो पूरा का पूरा अंदर जा चुका है। अभी वो जब वो बाथरूम को जाती है तभी वो थोड़ा सा बाहर आता है, बाकी फुल टाइम वो पूरा का पूरा अंदर जा चुका है। तो अभी नेक्स्ट विजिट में मैंने उनको सर सुपारी पाक ऐड किया हुआ है, और वृद्धि वाटिका बड़ी ऐड किया है, कि क्योंकि वो अंदर गया है फिर भी ना वो पूरा टाइट नहीं है, वो बोलती है कि अंदर मुझे वो घूमता है ऐसा लगता है, दैट मीन्स कि वो शैथिल्य थोड़ा सा है। तो इसके लिए मैं और कुछ क्या कर सकती हूँ? और मूषक सिद्ध तेल मिलेगा आपको? हाँ मिल जाएगा, पिच्चू बट रखेंगे ना वो तो वहां के मसल्स को स्ट्रेंथ आता है। नहीं, बट अभी वो पूरा ऑर्गन अंदर जा चुका है, तो फिर तो फिर वो पिच्चू रखने से वो और ऐसे लोकेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। अंदर के लिगामेंट्स को ताकत मिल जाएगा उसका। हाँ हाँ, ब्रॉड लिगामेंट और जो रहते हैं राउंड लिगामेंट, उनको ताकत मिल जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। और एक और चीज कि ये उपद्रव स्वरूप में है कि स्वतंत्र व्याधि है? स्वतंत्र व्याधि है। हाँ, तो ये स्त्रंस, व्यास, व्यथ, ये सब जो हाँ, है के लक्षण है, स्त्रंस होना, तो इसमें हाँ। आप बस्ती क्यों नहीं दे रही है, मात्रा बस्ती?
पेशेंट बिल्कुल सर, उनको क्या है थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। एक चीज बस्ती वगैरह के लिए वो तैयार ही नहीं होगी, यही चीज के लिए बिलीव नहीं था। जैसे कैसे उनको कन्विंस किया है, वो भी 10 दिन में अच्छा रिजल्ट मिला, थोड़ा पॉजिटिव है वो। नेक्स्ट डे सर्जरी के लिए उन्होंने सारे इन्वेस्टिगेशन भी करा के लिए थे कि अभी वो गई थी गणपति से पहले कि सर्जरी करा के जाऊंगी बेटी के पास। जस्ट 1 डे पहले मेरे पास आई थी, तो मैंने बोला 10 दिन रुको। तो अभी मतलब अच्छा रिजल्ट आया तो वो थोड़ा सा कुछ करने को तैयार है आगे। बस्ती के लिए मैं करूंगी पहले उनको खुद अश्वगंधादी कुछ तेल या बना के भला देंगी। अश्वगंधादी तेल, हाँ लाक्षा हाँ, तेल, उसका यूज। बल्य तेल से ना। हाँ, अच्छा, आप अकेली दीप्ति रहती है जी, तो हाँ, आपका हो गया अकेली क्या केस का? क्या सर? आपका हो गया बात कंप्लीट? जी हो गया। तो ये अभी ये इनका श्वेता जी से बात करिए। ये सर मैं पिक शेयर करी, देखिए सर। आप शेयर कर रही हैं, दीप्ति जी आपको बताएंगी। मैं चाहता हूँ दीप्ति जी केस पे फोकस करके बताएं। इसको थोड़ा बड़ा करिए ना। में क्या है मैम, बताइए मैम। हेलो के बारे में कुछ बताइए ना मैम। उसको है ना, जब बच्ची 10 साल की थी तब से ये है, तो जहाँ पे भी दिखाते थे वहां पे टेम्पररी रिलीफ रहता था एलोपैथी में, और वो लोग एंटी फंगल का ट्रीटमेंट दिए थे स्टार्टिंग में। तो फिर बाद में फिर से बढ़ गया, एकदम से बढ़ गया वो। तो फिर से क्या हो गया, फिर उसको टीबी आया था बीच में, लाइक 1 ईयर बैक। तो 1 साल पहले उसको टीबी आया था। टीबी के साथ में वो होम्योपैथी का इसका सोरासिस का भी ट्रीटमेंट लिए साइमल्टेनियसली। 8 मंथ्स का टीबी कोर्स करे है और 8 मंथ्स का ये सोरासिस का ट्रीटमेंट भी लिए, तब पूरे से कम हो गया था। फिर मेडिसिन छोड़ने के बाद फिर से रिअकर हो गया, और ऑल ओवर बॉडी ऐसे पैचेस थे। पैर पे ली हूँ, लेकिन पेट पे, बैक पे पूरे छोटे छोटे यही टाइप्स के पूरे है ऑल ओवर। और आजू बाजू में जो दिख रहा है ना सर, उसको मतलब थोड़ा सा इचिंग है और रेडनेस है। तो ये ऐसे हम इसको फंगल ग्रोथ कंसीडर करना है या सोरासिस की तरह ट्रीट करना है, वो थोड़े से डायलेमा में हूँ। ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? जब स्टार्टिंग का आया पैच, कौन से एरिया से हुआ? इसको स्टार्ट हुआ है हाथ से, जो हाथ की उंगली रहती है वहां से हुआ है, और वहां पे भी ऐसे ही है, और अभी सिर पे भी है उसको, ऑल ओवर बॉडी हर स्पॉट पे है अभी। तो ऐसा नहीं है जो नॉर्मली फंगल का कैसा रहता है कि बहुत ज्यादा इचिंग रहता है, और इचिंग करने के बाद वो पूरा ब्लैक में टर्न हो जाता है जनरली अपने फंगल का। लेकिन ये ऐसा नहीं है, वो वैसे ही रेडिश हो रहा है, और वो पैच 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 ऑल ओवर बॉडी है। ये एक जगह छोटे हैं और एक जगह बड़े हैं। ये फ्लेक्स निकलते हैं क्या उस पे? व्हाइट व्हाइट फ्लेक्स निकलते हैं? हाँ, उसको निकल रहे हैं फ्लेक्स, मैंने पूछा है और मैंने देखा भी है, तो माइल्डली फ्लेक्स निकल रहे उसको। तो ऐसे ज्यादा भी नहीं है कि ऐसे पूरे अपन जनरली अपन कैसे फुल फ्लेज सोरासिस को पूरे फ्लेक्स निकलते, वैसे भी नहीं है उसको। स्प्रेड कैसे हो रहा है? बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहा है कि कैसे हो रहा है? नहीं, स्प्रेडिंग इज वेरी स्लो, वेरी स्लो। 3 साल लगे हैं उसको ऑल ओवर बॉडी होने के लिए। पेशेंट की प्रकृति क्या है, एज क्या है? 13 इयर्स की बच्ची है, कफ प्रकृति है, प्योरली बहुत मंद है, उसको ज्यादा सोती रहती है, किसी से बात नहीं करती है, और अपने आप ही रहती है बहुत। मतलब स्कूल भी जाती है तो कोई ज्यादा फ्रेंड सर्कल्स भी नहीं है, ना फैमिली के साथ रहती है। मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं? हाँ, मेंसेस स्टार्ट हो गए, उसके रेगुलर है। अग्नि कैसा है उनका? अग्नि भी अच्छा है मैडम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो वो अच्छा खा लेती है। तो ज्यादा खाती है ब्रेड और दूध। मैंने बोला है उनको कि ब्रेड और दूध किसी के साथ नहीं मिक्स करना है, तो ब्रेड और मतलब मैदा की चीजें पूरे बंद कीजिए बोलते। तो मैंने वो बताया, हाँ दूध लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा वार्म करके, और ज्यादा भी नहीं लेना है। मोशन वगैरह कैसा है? मोशन भी अच्छा है उसको, ऐसे मैंने पूछा है तो उसका अग्नि भी अच्छा है, मोशंस भी अच्छा है बोल रही वो। लाइक डेली अनुबंध है कुछ? नहीं, उसका ऐसे कुछ दिखा नहीं। बर्निंग वगैरह नहीं होती है ये पैचेस पे? ओनली इचिंग होती है? सिर्फ इचिंग रहती है, बर्निंग बहुत कम रहता है, ना के बराबर ऐसा। आंटी फंगल का प्रोग्नोसिस क्या था मैडम? तो जब वो ली थी तब थोड़ा सा ठीक था, नॉट लाइक 40% ठीक था, 40% ठीक था, फिर बाद में रिअकर हो गया।
फिर टीबी का, फिर बाद में टीबी का ट्रीटमेंट ले लिए, वो टीबी हो गया उसका बच्ची को। अभी आपने मेडिसिन क्या क्या चलाया है इसमें? मैंने सोरासिस की तरह ही ट्रीट करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है। तो कामदुदावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी एंड सूतशेखर और मंजिस्टा टैबलेट, खदीरा अरिष्टा, और उसको इचिंग है बोल के गंधक रस का टैबलेट्स दी हूँ। और अपना कैप्रो फार्मेसी का एक है ट्यूब आता है इपडम बोल के, वो बहुत अच्छा काम करता है सोरासिस और विटिलिगो में, तो मैंने वो दिया है। और ऑयल लगाने के लिए मैं बाकुची तेल दी हूँ, तो वो मेरा सही है क्या गलत है मुझे वो पता नहीं, बाद में लगा मुझे मरीचादी देना था बोल के, तो बाकुची दी हूँ ऑयल आपको लगाने। क्यों लगता है कि बाकुची नहीं काम करेगा? बाकुची भी काम करेगा, लेकिन इसमें गंधक द्रुति का प्रयोग करेंगे तो जल्दी फायदा होगा। अच्छा, और तो इसमें रसमाणिक्य का कल्प अच्छा काम करेगा सर, हाँ, इतना क्रॉनिक ही रसमाणिक्य है अच्छा तो करेगा, रसमाणिक्य और चाहिए। हरित की चूर्ण रात को लेना है। हाँ, हरित की चूर्ण ना सर। हाँ, तो मैंने सोचा था उसको लाइक जब नेक्स्ट वीक मैंने इसको 1 वीक के बाद फॉलो अप करने के लिए बोली थी सर उसको, शायद आएगी वो, तो तब एरंडा ब्रुश हरित की लाइक विरेचन देने के लिए एवरी संडे बोल के सोच रही थी मैं। तो और पेशेंट कफ प्रकृति की भी है आपने बोला हाँ, कि, और प्रेत तो हाँ, होगा ही उसमें ना। हाँ, तो वो है उसको, मतलब ज्यादा वो बोल रही नहीं कि भूख का अच्छा है बोल ऐड करना है, उससे भी फायदा मिलता है। और रक्तपाचक भी देना चाहिए आपको। रक्तपाचक, ओके, रक्तपाचक बहुत अच्छा काम करेगा इसमें। हाँ, बराबर। अच्छा सर, ये रक्तपाचक मतलब अलग कंपनी का है, आइडिया नहीं है मुझे, इसलिए पूछ रही थी। चरक संहिता में 201 नंबर का श्लोक देखिए, ज्वर चिकित्सा में। ज्वर चिकित्सा में, अच्छा, मतलब अपने को मिल जाएगा क्या सर रक्तपाचक बोल के, क्या अपने को बनाना पड़ेगा? हमारे इधर महाराष्ट्र में तो मिलता है। हाँ सर, मैं मंगा लूंगी महाराष्ट्र से भी, अगर मिल रहा है तो। मैम सर जी का मंगाइएगा, बहुत अच्छे रेट मिलेगा आपको। कौन सा सर? रविंद्र सर से मंगवाइए ना मैम। सर से अच्छा, मंगवाइएगा अरविंद मैम, सर के सर का बहुत अच्छा रेट है मैम। हाँ जी, रविंद्र पाठक सर के पास सभी हैं। हाँ, तो मंगल सर आप पार्सल भेज दिए शायद, नहीं? हाँ, मैं कल भेज दूंगा। हाँ सर, हाँ सर। हेलो। हाँ जी, बताइए। सर जिस तरह की कंडीशन बता रहे हैं इस पेशेंट में कि वो बच्चे की प्रकृति जैसे बता रहे हैं कि काफी मंद है, ज्यादा एक्टिव नहीं है, हाँ। और प्लस में ये स्किन वाली प्रॉब्लम है, तो सर इसमें सबसे पहला स्टेप वो सद्य वमन का नहीं बनता है क्या, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे? वही उसके बाद ही शायद कुछ भी शुरू करना चाहिए, जो भी आपको देना है। सबसे पहले तो मैम शुद्धि करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैम देखो अभी इसमें जितना भी आप बोल रहे हैं कि उन्होंने एलोपैथिक भी ले लिया है, होम्योपैथिक भी ले लिया है, तो मतलब एक तरह से अपने इसमें तो जैसे उसको गर्विश में कंसिडर अगर करें तो बहुत सारी वो मेडिसिन खा चुके हैं ना, तो मैम उस हिसाब से उसमें नहीं बताया ना, पूरा हाँ, कफ और निकल गया तो अपने आप वो जल्दी रिकवर करता है। बराबर सर, बराबर। तो सबसे पहले मैम इसमें शायद ना सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका वमन का ही बनता है, क्योंकि बच्ची है तो शायद आप प्रॉपर क्लासिकल तो नहीं दे पाएंगे, बट सद्य वमन इसमें आप दे के और उसके बाद में मैम आप कुछ भी शुरू कीजिएगा। तो मैम सत्य वमन के वेरिएशन कराएंगे? मैम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वमन देन आपको विरेचन करना चाहिए आपको। हाँ, वमन बहुत अच्छा काम करेगा, इसमें विरेचन आपको देना है तो उसके बाद दे सकते हैं, बाकी सर ज्यादा अच्छा बताएंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है उसकी कंडीशन के हिसाब से कि वमन पहले आपको देना चाहिए। इसमें वमन से ज्यादा अच्छा फायदा होगा। जी सर, वही, क्योंकि मैम आप जैसे प्रकृति पेशेंट की बता रहे हैं ना कि वो मंद है, काफी कफज है ना, तो उस तरह से मैम वमन में ही हमें सबसे पहले दोष निकालना है ना, कफ को तो आप वमन से ही निकालोगे सबसे पहले। एक तो मैम वैसे ही अवस्था, क्योंकि देखो मैम बाल्यावस्था है तो वैसे कफ की प्रधानता रहती है, ऊपर से आप जो बच्चे की प्रकृति बता रहे हैं वो भी कफ प्रधान है, और कफ प्रधान में मैम वमन ज्यादा बेहतर चिकित्सा है ना एज कम्पेयर टू विरेचन। हाँ, वो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बच्ची है तो और क्या है, वो वमन कराने के लिए उतना कंफर्टेबल रहेगी नहीं मैं वही आपको बोल रही हूँ कि हमें क्लासिकल नहीं करना है ना मैम। जैसे अभी इसकी डिस्कशन की शुरुआत में सर और जो एक मैम और बाकी सब लोग जो डिस्कस कर रहे थे सत्य वमन के बारे में, तो कुछ भी आप ट्रॉपिकाना जूस लेके, जैसे भी सर ने बहुत सारे मेथड बताए हैं, जूस लेके या ईख का जो भी इक्षुरस लेके, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है, मदन फल देके, यष्टि मधु को देके, जैसे भी मैम उसको थोड़ा सा शॉर्ट में जो है ना आप सद्य वमन उसको करवा सकते हो। उसको जैसे मतलब थोड़े से एक बार कराए तो चलेगा ना मैम, संडे जब वो घर पे रहेगी, या क्योंकि अब स्कूल कोई है। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ, तो आप 2 से 4 सीटिंग भी वमन की देंगे ना मैम, मुझे लगता है कि आपको 40-50% वैसे रिलीफ मिल जाएगा।
उसके बाद में आप शमन औषध चालू कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सर ज्यादा बेटर बताएंगे आपको। हाँ, और आप मेरे से रक्तपाचक ले लीजिए, ये रक्त आम का पचन करेगा ना, तो ये पूरा ठीक हो जाएगा। ओके। और मैम इसके साथ में अगर उसका बच्चे का जो अगर पैकेट फूड और इस तरह का अगर कुछ हेतु है तो वो भी आप थोड़ा फाइंड आउट करना। मैम समझी नहीं सर। मैम जैसे बच्चे कैसा है, पैकेट फूड बहुत खाते हैं ना, कुरकुरे हैं। हाँ, वो बच्ची आउटसाइड फूड खा लेती, मतलब क्या है, ज्यादा ब्रेड्स के ऊपर रहती है, उसको ब्रेड और वो मस्का और ब्रेड क्रीम खाना बहुत पसंद है। तो मैंने तो बोल दिया था कि वो पूरे से रोक दो, घर का ही सादा चपाती और नॉनवेज भी मैं पूरे से बंद करने के लिए बोली हूँ। ज्यादा हरी सब्जी। हाँ। उसके साथ में जैसे पहले आप बोल रहे ना कि उसको 3 साल पहले शुरू हुआ है, तो उस समय पे भी मैम थोड़ी सी आप हिस्ट्री लेना कि जब इसकी शुरुआत हुई है तब वो किस तरह का खाना खाती थी। उस समय पे ज्यादा मतलब पैकेट फूड था क्या? बराबर, मैंने पूछ लिया था, तो वहां से इसका हेतु शुरू हुआ होगा। हाँ, राइट। तो नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उनके बड़े चाचा को भी है, उनके बड़े चाचा जो है तो उनको भी है, लेकिन वो स्प्रेड नहीं हो रहा है, सिर्फ पैर के तक ही है, लेकिन है सोरासिस है। तो वो स्प्रेड नहीं है, लेकिन तो शायद उनकी तरफ से भी आया होगा, जेनेटिक्स है, तो वो दैट में भी वन ऑफ द कॉज। ये भी हो सकता है। और इसमें मैम शुरू में आप जो है ना वमन देके और इसको जब से शुरू करेंगे ना, उसके बाद में आप थोड़ा शमन औषध जब आप इसको देंगे तो उसमें मैम कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कृमि का भी कुछ ऐड कर देना, भले ही आप 15-20 दिन के लिए ऐड कर देना, क्योंकि बच्चों में मैम कहीं ना कहीं कृमि की हिस्ट्री भी रहती ही है। वो अभी जरूरत नहीं लगती मुझे। चलेगा ना मैम? कृमि कुठार रस इसमें आप कृमि कुठार रस और विडंगा रस देंगी ना, तो ये जल्दी रिकवर करेगा। बिल्कुल रहते हैं पेट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैम शुरू में आप इसको शोधन पे जाइए और उसके बाद में आपको जो भी शमन देना है उसमें आप कृमि का ऐड करके, आई थिंक इस बच्चे को काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। मैम, और मैं स्टार्टिंग में नहीं थी, तो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई, तो मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि सत्य वमन का कैसा शॉर्ट में कर सकते हैं? मैम वमन मुझसे ज्यादा बेहतर अरविंद सर नहीं, जो भी है अपने सर या मैडम, सर प्लीज थोड़ा बता दीजिए मैम को। मैं तो बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आकांक्षा मैडम या खुशबू मैडम बताएं। आकांक्षा मैडम आप हैं क्या? खुशबू जी, सद्य वमन पे आप कुछ बताइए ना अपना। आकांक्षा जी आप बता दीजिए ना। जी सर। मैम आप इसमें जैसे 13 साल का आपने बताया है एज है, तो आप इसमें बच्चे को जैसा सर ने बताया है कि जूस में भी दे सकते हैं, वैसे अगर दूध से भी दे सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में जैसे बच्चे को आप थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह मूंग की दाल की घी अच्छे से डाल के आप खिला दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर सुबह में आप 1 से 2 लीटर थोड़ा सा, जितना बच्चा पी पाए उतना दूध ले लीजिएगा, ठीक है। और दूध अगर पी लेता है तो आप उसको दूध पिला दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा मदन फल का चाटन, वैसे तो पानी, गर्म पानी करके फांट भी मैं पिलाती हूँ सर, जैसे चाटन देते हैं आप चाटन भी जैसे जिस रूप में बच्चा ले पाए, या तो थोड़ा सा गुनगुना पानी में पिला दीजिए, और या तो चाटन के रूप में उसमें सेंधा नमक, बच्चा और मदन फल ऐसे करके मिक्स करके चाटन शहद के साथ दे सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर उसको अच्छे से वेग आ जाता है, उत्क्लेश आ जाता है तो बढ़िया है। अगर 1 से 2 वेग भी आ जाते हैं तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चा है बहुत अच्छे से नहीं भी ले पाएगा तब भी उसमें मतलब जो हमारा वो है वो पर्पस पूरा हो जाता है। और अगर वैसे तो अगर जैसे नहीं हो पाता है तो मैं तो थोड़ा सा उत्क्लेश मतलब जैसे फिंगर से भी बोल देती हूँ, ताकि एटलीस्ट जो पिया हुआ है वो निकल जाए, तो फिर वो निकल जाता है उससे। और फिर उस दिन उसको दिन भर में थोड़ा सा हल्का सा चावल का ऊपर का माप जिसको बोलते हैं, हल्का सा पानी, चावल का गुनगुना पानी दीजिएगा, और रात में मूंग की दाल की खिचड़ी दे दीजिएगा हल्की से। तो ऐसे करके आप हल्का सा वमन करा लीजिए। मैम अगर इफ एट ऑल 1-2 से ज्यादा वेग हो गए तो रोकने के लिए कुछ अपने मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं होते कभी भी, अपने आप बंद हो जाता है। जी सर अपने आप बंद हो जाता है, सिर्फ 1-2 से ही हो जाएगा मैम? हाँ, क्योंकि हो जाता है, और मतलब यूजुअली हम लोगों को तो नहीं मिलता, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है वेग बढ़ते नहीं है, भले ही एक विरेचन भले ही हो जाता है, लेकिन वेग नहीं उससे ज्यादा होता है। और कभी भी सर्दी का वेग रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो ना वो उस पे जाके और रैश पड़ जाएंगे। ओके राइट। सर इसमें ये सर एक बताना चाहते, अगर वेग ज्यादा हो जाए तो सर मैंने एक प्रैक्टिकली जो किया है, दूध से खर रस के संग शंख भस्म को मिला के मैं टिपवाया था। वेग तभी बढ़ते हैं जब ज्यादा डोज में मदन फल दिया जाता है, तभी अगर बाई चांस किसी को लग रहा है कि इसकी पेशेंट सुकुमार है
पहली बार आप दे रहे हैं, अगर वो उसको जो अगर 5-6 वीक भी उसको ज्यादा लग रहे हैं कि भाई 5 में भी उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो दूध शेखर रस को पीस के उसके संग मैंने शंखपत मिश्रण चटवाया था शहद डाल के, उससे उसको राहत आ गई थी। पेशेंट की सर कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, पेशेंट उतने ज्यादा कैपेबल, तो ये चीज हमें देखनी है, एक रखना पड़ता है अपने काउंटर पार्ट। हाँ ठीक है डॉक्टर श्वेता जी, आपको और कुछ पूछना है तो बताइए। सर एक्चुअली कैसा है, ये वाला मेरे पास थर्ड केस है सर, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थी। इससे पहले और एक मेरे भाई मेरी बहन के हस्बैंड को भी सेम सिम्टम्स है, लेकिन उनको क्या है सिर्फ पैर के एंकल के पास ही है, और सिर्फ स्प्रेड उतनी ही जगह पे रहता है, ऑल ओवर बॉडी नहीं रहता है। मैं आपको कल ये त्रिफला गुगुल नहीं सूक्ष्म त्रिफला और रक्त पाचक भेजता हूँ, आप एक बार उसको यूज करेंगे तो आप फैन हो जाएंगे आयुर्वेद का। ओके डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मैं ऐसे भी हूँ सर, फैन ही हूँ, लेकिन क्या है मुझे प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि थोड़ा बहुत ये करना है बोल के। दवाई का एफिकेसी मतलब दवाई की क्वालिटी अच्छी रहा ना तो बहुत अच्छा फास्ट होता है और परमानेंट क्योर होता है। डेफिनेटली सर, मैंने उनको वही बोला है कि इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली पूरे झट से खत्म होगा बोल के। सर स्किन डिसीज में रिकरेंसी नहीं होने का होना, इसमें क्या देंगे सर? जैसे भी ये तो ठीक रिकरेंसी नहीं होना चाहिए, इसलिए तो रक्तमोक्षण है, विरेचन है, वमन है। हाँ सर, मैंने उनको जलोका विधि के लिए भी उनको कन्विंस किया है, तो आफ्टर 10-15 डेज जलोका स्टार्ट करेंगे बोल के। तो और जो रक्त निकलेगा उसका फोटो निकाल के रखिएगा, हमें देखना है कैसा रक्त निकल रहा है। हर चीज डॉक्यूमेंट करूंगी सर, हर चीज डॉक्यूमेंट करूंगी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर श्वेता जी, आप हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है आपका। नहीं सर, एक्चुअली कैसा है सर, शोलापुर से थोड़ा सा मैं जब से मैं हूँ आयुर्वेदिक, तो मुझे तब से है सर कि मैं ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करूं, लेकिन मेरे पास उतने प्रॉपर हमारा कॉलेज भी उतना ये नहीं सर, लाइक पूरा मिक्स्ड प्रैक्टिस ही चलता है, तो गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें, तो इसलिए हर चीज में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन रहता है। आपको क्या लगता है, हमको अच्छा पढ़ाया गया था बीएमएस में, आपको लगता है ऐसा? सब कॉलेजेस का यही हाल है। वो प्रॉब्लम है सर, वही। थैंक यू सर। सर रक्तमोक्षण करने के बाद हो जाएगा क्या सर? जैसे मैंने रक्तमोक्षण करना है, वमन विरेचन बार बार करना है ना, और आभ्यंतर चिकित्सा में कुछ नहीं देना है? जैसे आभ्यंतर चिकित्सा में ये दे देना, आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक रसायन। नहीं सर, जैसे ये क्योर हो गया है, फिर से रिकरेंसी नहीं होने को, जैसे भी इसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, जैसे बहुत से पेशेंट आते हैं अपने पास, जैसे 3 ले लिए फिर उन्होंने रिकरेंस कब होता है? जब वो हेतु का सेवन होता है तभी होता है ज्यादातर। रिकरेंस ऐसा कुछ नहीं है कि अभी अपनी आभ्यंतर चिकित्सा में ये दे दिए तो फिर होगा। ज्यादातर हम स्किन डिसऑर्डर्स में विरेचन तो देते ही है ना। हाँ हाँ, मैं श्वेता जी को अपना विरेचन वटी भी दे दूंगा गिफ्ट, तो विरेचन होगा ना अच्छे से कोर्स हो जाएगा, तो रिकरेंस नहीं होगा कभी भी। ओके सर, डेफिनेटली सर, थैंक यू। हेलो, हाँ जी बताइए। मैम, मैं सर उससे मैम के इस पे बोल रही थी मैम, एलोपैथी का जो रिकरेंस होता है मैम, उसमें वो लोग शोधन कहाँ करते हैं? हम लोग तो शुद्धि कर रहे हैं ना मैम, विरेचन या वमन जिससे भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैम रिकरेंस के चांसेस एक तो वैसे ही कम हो जाते हैं, ऊपर से मैम जब हम हेतु सेवन पे काम करते हैं तो फिर रिकरेंस की पॉसिबिलिटी चली जाती है। और हमारी दवाइयों से वो स्किन का जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाता है। स्किन अगर जी सर, और सर हम दोषों को भी तो हम साम्यता की तरफ लेके आते हैं ना। आज का संभाषण बहुत अच्छा हो रहा है। और किसी को कुछ बताना है ये केस में? ये तो हम दूसरा केस देखते हैं। डॉक्टर स्वाति बालाजी, आप कुछ बताना चाहती हैं? आपने हैंड रेस किया है। इसको श्वेता जी आप अभी हटा दीजिए शेयर स्क्रीन से। जी थैंक यू। इस पे मैं आपको सूक्ष्म त्रिफला भेज दूंगा, और मैं आपको विरेचन वटी भेज दूंगा, और मैं आपको रक्तपाचक भेज दूंगा, तो आप उसका यूज देखिए कैसा हो रहा है ना? पक्का सर, पक्का जी ठीक है। डॉक्टर स्वाति बालाजी, आपने हैंड रेज किया है। सर आपने हैंड रेज किया है। जी सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, इसलिए लगा कि आप सर मैं इस केस की सर जो दीप्ति मैम ने केस बताया ना यूट्राइन प्रोलैप्स का, हाँ मैं उसमें कुछ बताना चाहती थी। हाँ बताइए डॉक्टर दीप्ति जी। ये स्वाति जी है ना, साथ में मैम। हाँ जी सर, गायनेकोलॉजिस्ट।
हाँ बताइए स्वाति जी। मैम मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे जो प्रोलैप्स वाले केसेस हैं, क्या हम उनमें शतावरी और अश्वगंधा शीर पाक दे सकते हैं कि मांसपेशियों को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए? डॉक्टर दीप्ति जी आप हैं क्या? हाँ जी सर। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे स्नेहन की ज्यादा जरूरत है ना, तो वो जैसे सर ने बोला अश्वगंधा का तेल का बस्ती या फिर लोकली भी चाहिए रहता है, क्योंकि रुक्षता मुझे तो जैसे दिखी रहता ही है, और मैंने बिल्कुल देखा कि इतना रुक्षता वात तो बढ़ा हुआ रहता है, रुक्ष गुण से बढ़ा हुआ रहता है, और शैथिल्य भी आता है। तो मुझे लगता है इनिशियल स्टेज में ब्रूहन द्रव्य नहीं देना चाहिए, शतावरी और क्या बोला आपने, अश्वगंधा का क्षीरपाक, अश्वगंधा। हाँ, तो वो उसका तेल फॉर्म में मात्रा बस्ती हम दे सकते हैं, अश्वगंधा तेल का बला अश्वगंधा तेल का मात्रा बस्ती दे सकते हैं। और शैथिल्य कम करने के लिए कषाय रस के द्रव्य हमें देना है, जैसे चांगेरी घृत है, मूषक तेल है, और सुपारी पाक भी मैंने अभी ऐड किया है, जो अच्छे से शिथिलता पे काम करता है। और सिम्टम्स भी वैसे ही थे, अभी वो पूरा ऑर्गन अंदर आ गया है, बट उसको अंदर ही अंदर वो थोड़ा मूव हो रहा है, और थोड़ा शैथिल्य है, तो वो भी थोड़ा सा कम करना है। तो बात पे ही हमें काम करना है और शिथिलता पे काम करना है। मैम जो कषाय रस होंगे वो और वात का प्रकोप नहीं करेंगे, जैसे हम लोग देंगे अगर ऐसी चीजें तो? घृत दे रहे हैं ना हम, घृत फॉर्म में दे रहे हैं ना, स्नेह कल्पना दे रहे हैं हम उसकी, इसलिए नहीं होता है ऐसा। मूषक तेल है तो उसका स्नेह है उसमें, चांगेरी घृत है फॉर्म में देते हैं ना, तो नहीं होता ऐसा। सुपारी पाक में भी काफी अच्छा घृत ऐड किया हुआ है, तो नहीं होता, और कम समय के लिए देना है एक्चुअली, बट नहीं होता ऐसा जी। ये डॉक्टर खुशबू जी कुछ तो लिख रही हैं। खुशबू जी आप कृपया बताएंगी कि आपने जो लिखा है? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम, आप बताइए। मूल बंद लगाने को पेशेंट को बोलिए, दिन में मतलब 5-6 बारी 15 टाइम्स वो जरूर करे। उससे भी क्या है, मसल्स जो है वो उसमें स्ट्रेंथनिंग होती है और टाइट होती है। तो मूल बंद लगाने को बोलेंगे तो उसमें भी दोनों में, मतलब रेक्टल प्रोलैप्स और यूट्राइन प्रोलैप्स दोनों में अच्छा काम करेगा। कैसे करते हैं आप थ्योरेटिकली बता सकती हैं? मूल बंद सर वो तो आप मूल बंद सर कैसे बताऊं थ्योरेटिकली, मतलब जो रेक्टल जो मसल्स होती है उनको ऊपर की तरफ पुल करना है और कंस्ट्रिक्ट करना है। आकुंचन प्रसरण करना है ना वो मसल्स का, जी हमेशा पेशेंट को तो ऐसा ही समझाना पड़ेगा। आकुंचन ही करके रहना है मैम, आकुंचन करके और होल्ड करके रखे थोड़ी देर, और प्रसारण नहीं करना है, मतलब आकुंचन करना है, जितना भी सहन होता है तब बिल्कुल होल्ड करके रखना है उसको एकदम टाइट, और फिर रिलैक्स करो, फिर से मतलब होल्ड करके टाइट, और फिर रिलैक्स करो, तो उससे क्या वहां पे मसल स्टोन अप होती है और टाइट होती है। हाँ बराबर जी जी, वो ऐड करिएगा मैम। इसमें अव्यंतर चिकित्सा में हम लोग क्या देंगे अगर बस्ती और ये सब हाँ उपलब्ध ना हो तो? मैंने मैम मांसपाचक दिया था, और मतलब सिम्टम के हिसाब से आप जाइए। मेरे पेशेंट का पित्तानुबंध था, उनको पित्त की बहुत सारी तकलीफें थी, तो पहले मैंने वो ट्रीट किया। अग्नि भी उनका खराब था, तो मैंने चंद्र प्रभावटी से स्टार्ट किया, और इसके लिए मांसपाचक दिया, और चांगेरी घृतपान दिया लोकली, और ओरल कंजम्पशन के लिए भी दिया मैंने। तो उसी से मुझे फायदा मिला। मैंने गोक्षरादि गुड़ ऐड किया था कि जो अपान क्षेत्र में काम करता है, और उसको थोड़ा सा वो जगह पे थोड़े से कट्स वगैरह थे, इंजुरी टाइप था, तो वो हील हो जाए, वो ना बढ़े उसका इन्फेक्शन अंदर, इसलिए मैंने वो दिया। तो मुझे पहले 10 दिन में मोर देन 60-70% फायदा मिल गया। अभी मैंने और थोड़े कषाय रस, क्योंकि अभी अग्नि वगैरह उसका अच्छा है, घृतपान मैंने बोला है, कषाय रस के लिए सुपारी पाक वगैरह ऐड कर दिया है। मात्रा बस्ती से उसको बहुत फायदा मिल सकता है, बट पेशेंट रेडी नहीं है, मैं फिर भी कन्विंस कर लूंगी। वृद्धि वाटिका मैम जैसे डायबिटीज अल्सर है, प्रोलैप्स, हाँ मैम जैसे वो डेकोबिटस अल्सर आप बता रही हैं कि प्रोलैप्स में है, तो ऐसे में जाते आदि घृत जहाँ तेल हम लगा सकते हैं लोकली? लगा सकते हैं ना, अभी चांगेरी घृत मैंने दिया, उससे दोनों फायदे हो गए ना। कोई भी स्नेह चाहिए वो जगह पे, आप सूक्ष्म त्रिफला वगैरह भी ऐड कर सकती है। गोक्षुरादि गुगुल ना सब पे काम करता है, चंद्रप्रभा गोक्षुरादि गुगुल का कॉम्बिनेशन सब पे काम करता है, तो ये दोनों में काम हो गया। जी मैम जी। डॉक्टर स्वाति जी आपको कैसी लगी दीप्ति मैडम, इनका नॉलेज कैसा लगा आपको? ये हमारी सर बहुत अच्छे से बताया
ये हमारे आयुर्वेद की आयुष दर्पण की रत्न है, मतलब इनका नॉलेज कितना अच्छा है, प्रैक्टिकल नॉलेज। मुझे इतना प्राउड फील होता है दीप्ति जी पर। जी, और किसी को कुछ और एक सर एक अच्छा केस शेयर करना था। हाँ करिए करिए। कार्पेल टनल सिंड्रोम की एक पेशेंट आई थी, 4 साल से उनको तकलीफ है। उनको बस जो पाम एरिया है ना हमारा, वहां पे टिंगलिंग नमनेस है, टिंगलिंग नमनेस भी था, पेन भी था, और 4 साल से बहुत मेडिकेशन हो चुका है उनका, बट उनको फायदा नहीं हुआ। कुछ भी चीज होल्ड करती है तो पेन भी होता है, और फिर नम होता है तो वो चीज छूट जाती है हाथ से, मतलब होल्ड नहीं कर पाती है। तो डे टू डे लाइफ की काम भी वो करने में मतलब असफल रहती है, और उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका था उनका। और पेशेंट वैसे भी एकदम अल्पसत्व है, किसी चीज में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, अकेली बाहर जाती है, सारा मतलब वात वृद्धि के ही लक्षण थे। तो और अग्नि के वगैरह जब इनिशियल स्टेज में मेरे पास आई थी तो ब्लॉटिंग वगैरह उनको था। तो इनिशियल स्टेज में मैंने उनको दशमनारिष्ट स्टार्ट किया, महाराज प्रसारिणी तेल के कैप्सूल्स आते हैं वो स्टार्ट किया मैंने, क्षीर बला के कैप्सूल्स दिया, और बात पे काम करने के लिए मैंने इनिशियली मैंने त्रयोदशांग गुग्गुल वगैरह स्टार्ट किया था। थोड़ा माइक के पास बोलिए ना, आवाज गया आपका। आरोग्य वर्धिनी दिया था मैंने, ताकि उनको भूख वगैरह कम लग रहा था। तो फर्स्ट विजिट में उनको बस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम थे, वो सॉर्ट आउट हो गए, बट वो टिंगलिंग नमनेस में कोई फायदा नहीं हुआ। लोकली उनको उनकी स्किन भी बहुत ड्राई थी, मतलब वात की रुक्षता भी बहुत बड़ी थी। तो मैंने बोला कि उनको तैल धारा वगैरह करना पड़ा, पेशेंट ने किया तो नहीं। तो मैंने क्षीर वाला तेल का धारा करने को बोला था। बस उसने लोकल एप्लीकेशन किया बस। तो उसके बाद मैंने ना रस राजेश्वर रस स्टार्ट किया, रस राजेश्वर रस, कैशोर गुग्गुल और ताप्यादिलोह स्टार्ट किया। ताप्यादिलोह स्टार्ट करने के बाद और रस राज के बाद उनको 50% आराम मिल गया। अभी थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है टिंगलिंग, बट पहले से काफी बेहतर फील कर रही है। उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा रक्त मोक्षण कर दिया। वात प्रकोप था उसका, बट रक्त दृष्टि थी क्योंकि उसकी सारी नसें ना फूली हुई थी और लोकल स्टीफनेस और पेन था। तो रक्त मोक्षण के बाद उनको बिल्कुल भी स्टीफनेस वगैरह नहीं है। और तैल धारा मैंने एक सेटिंग करवाया है यहाँ पे। अभी पेशेंट घर पे करने के लिए रेडी नहीं है, तो मैंने बोला कि कम से कम 5-6 दिन तो यहाँ पे करवाइए। थोड़ा थोड़ा सा भी तेल लग रहा है ना, इतना स्किन अच्छा हो गया है। स्टीफनेस पेन में तो काफी मतलब पूरा राहत है, बस टिंगलिंग में 50% राहत है, थोड़ा सा और भी है उनको। तो हम सर और क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ण कल्प के सिवा तो काम हुआ नहीं मेरा। मैंने 15 दिन में देखा कुछ फायदा नहीं मिला, बट जैसे ही रस राजेश्वर रस स्टार्ट किया और ताप्यादिलोह स्टार्ट किया, काफी अच्छा फायदा मिला। मेरे हिसाब से तो ये सही है। इसका अगर नहीं रिजल्ट मैम आपने दीपन पाचन कितना दिन कराया था इनका? बस 10-12 दिन। और किससे कराया था? आरोग्य वर्धिनी से। और आपने कुछ विरेचन वगैरह कुछ कराया क्या? जी सर, विरेचन या शोधन कुछ कराया? शोधन नहीं कराया मैंने। अग्नि उसका अच्छा था, तो अग्नि अच्छा था उसका, और दशमनारिष देने के बाद मतलब सब अच्छा था, अग्नि मलमूत्र अच्छा था। तो मुझे लगा कि डायरेक्ट इसको स्वर्ण कल्प देना चाहिए। तो ठीक है, आप त्रिवितले हम कभी कभी दे दीजिए ना हमको। ठीक है, बीच बीच में। ठीक है। हाँ, और किसी को बताना है तो दीप्ति मैम को बताइए, सजेस्ट करिए। एक्चुअली सर मुझे ऐसा लगता है कि दीपन पाचन आरोग्य वर्धनी से, क्योंकि अभी तो सुवर्ण कल्प इन्होंने दिया तो अच्छा 50% उनको रिजल्ट मिला है, लेकिन कार्पल टनल सिंड्रोम को हम ऐसे लेते हैं तो वो स्थानिक बात दृष्टि है। स्थान वैगुण किसी न किसी चीज की वजह से होगा, तो जो भी वहां की प्रकोपित बात है उसके लिए कहीं ना कहीं उनका जो भी मतलब किसी किसी का जो भी रहता है कि ओवर यूज ऑफ दैट हैंड, या इनका कौन सी इसमें है मैम कार्पल टनल? राइट साइड, लेफ्ट साइड? बोथ हैंड्स। बोथ हैंड्स है। बायलैटरल, यस बायलैटरल। देखिए, हमको तो सिखाया गया है कि मुरीवेणा तेल या ऐसे कोई वात शामक तेल जो रहते हैं, कुट्टम चुक्यारी तेल या महाविष्गव तेल को पोषण करके उसकी धारा गिराना चाहिए वहां पे, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है कार्पल टनल से। मैंने सर क्षीर बला तेल, बला अश्वगंधा तेल और थोड़ा सहचर तेल ऐसा मिक्स करके उसकी धारा गिराई, उससे भी काफी अच्छा लगा। हाँ, उससे फायदा हुआ ना। क्षीर बला तेल तो स्पेशली नर्व्स पे काम करता है ना, हमें मतलब मीडियन नर्व का ये एबनॉर्मेलिटी रहता है ना, तो मुझे लगता है कि हमें नर्व को ताकत देने वाली, मतलब मज्जा को काम करने वाली मेडिसिन जो रस राजेश्वर में तो सारे हैं, तो शायद उसी से फायदा मिला। और ताप्यादिलोह में भी रजत भस्म है और पूरा रक्त धातु पे काम करता है, नर्व्स पे भी काम करता है, तो उससे भी फायदा मिला। हाँ, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक है, बस थोड़ा विरेचन दे देंगी तो थोड़ा वायु निकल जाएगा। ठीक है। और किसी को यहाँ अग्निकर्म कर सकते हैं?
क्या क्या सर? अग्निकर्म कर सकते हैं सर ये? अग्निकर्म, हाँ। कहाँ पे करना चाहिए सर अग्निकर्म? दीप्ति मैम आपके पास है क्या अग्निकर्म का बुक गुप्तेश्वर का? हाँ है। हाँ, कार्पेट टनल सिंड्रोम के लिए वो पॉइंट्स बताए उन्होंने। ठीक है ठीक है। एक्चुअली सर मुझे पेशेंट जल्दी केस रेडी पूछनी नहीं हो थी। जाते हैं। हाँ, उसमें अग्निकर्म का यूज रहेगा। अनुरिता जी आप पूछिए, कुछ पूछना चाहती हैं तो? सर ये बहुत विचित्र केस थी जो मैं 2-3 महीना से आपको दिखा रही हूँ, जिसका ऑपरेटिव सजेस्ट किया था। तो ऑपरेशन तो कॉर्ड कंप्रेशन था, मल्टीपल उसकी डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन वगैरह थे। तो वो केस उसमें तो 50% उनको आराम है, पेशेंट चल भी रही है, एक्टिविटीज बहुत अच्छी। बीच में थोड़ा मैं आउट ऑफ स्टेशन थी तो उस वक्त में उनको थोड़ा कफ प्रकोप और सर्दी जुकाम वो सारी चीज हो गई थी। लेकिन उनका मैंने आपको, जैसे आपने पता नहीं वो सुना कि नहीं, लेकिन 2-3 महीना से मैं आपको बोल रही हूँ। तो उस इसमें उनको हिमेंजियोमा था D1 लेवल पे, जो मैं जब पूरी तरह से उनका अभ्यंग नहीं कर पाती थी क्योंकि बहुत सीवियर टेंडरनेस था। अभी वो टेंडरनेस भी कम हो गया है, लेकिन पेशेंट अफोर्डिंग नहीं, तो मैं CT स्कैन MRI बताया है। लेकिन किडनी फेलियर था तो किडनी फेलियर से भी बाहर आ गई, क्योंकि वो 40 डेज कुछ कोविड के बाद में एडमिट थी। उसके बाद में वो बहुत ज्यादा डिटोरेट हो गया और किडनी भी फेलियर में 5 क्रिएट तक चला गया था। अभी मेरे पास में उसका 1.9 क्रिएट है। होप सो इन 2 वीक्स वो भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने उसका, क्योंकि पेशेंट टिपिकल वातिक है, मैं उसका वीडियो निकाल के कभी भेजूंगी, क्योंकि उस वक्त में तो उनको मूवमेंट नहीं थी। लेकिन जैसे मूवमेंट शुरू हो गई ना, तो वो लेडी का कंटिन्यूस पैर हिलता है, वो शांत नहीं बैठती है, वो प्राणायाम नहीं कर पाती है। और सर मुझे कुछ ब्रेन पैथोलॉजी भी लगती है उसमें, लेकिन वो अफोर्डिंग नहीं है, तो ब्रेन के लिए ये नहीं कर पाते। उन्होंने सिर्फ एक ही हिस्ट्री दिया कि जब वो कोविड के लिए एडमिट थी तो उस वक्त में वो 1 दिन के लिए बेहोश हुई थी ट्रीटमेंट के बाद में, और उसके बाद में फिर वो बहुत ज्यादा वीक वगैरह हो गई, तो उसके बाद में उनको कोविड वगैरह पता चला। तो बस इतना ही हिस्ट्री मिलता है, लेकिन ब्रेन का उस वक्त में स्कैन नॉर्मल था। लेकिन सर मैं 2 वीडियो ग्रुप में शेयर करूंगी, आप पक्का देखिएगा, क्योंकि वो लेडी मूव भी नहीं कर पाती थी। ये वही केस है सर जिसको मैं कोई भी कर्म नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसका पोजीशन नहीं मिलता था। वो लेट बैठ के ही सोती थी, और बैठने के लिए भी उसको सपोर्ट लगता था। लेकिन अभी सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे से कर रही है, मतलब उसकी डेली एक्टिविटीज भी नहीं होती थी। लेकिन मैंने उसको, जो लेट नहीं पाती थी, मतलब उसने कई साल से पीठ पे सोई नहीं है, क्योंकि उससे मल्टीपल जो भी वर्टिबल कॉलम इन्वॉल्व थे। तो अभी कर्म के बाद में, ट्रीटमेंट के बाद में वो लेट पा रही है। लेकिन सर उसको जब मैं प्राणायाम करने के लिए बोलती हूँ, तो सर वो इमीडिएटली वो बोलती मुझे होता ही नहीं है। पहले मुझे लगा कि शायद उसको आदत नहीं होगी, तो मैंने फिर मेरे क्लिनिक में उसको बुला के उसको बोला, हेल्थ सेंटर में आप आइए, मैं आपका जो भी है 30 मिनट लूंगी। सर मैंने वीडियो निकाला है सर, इधर उन्होंने अगर ओंकार लिया या लॉन्ग ब्रीथ लिया, वो इमीडिएट यॉर्निंग करती है सर, और वो कर ही नहीं, मतलब उनकी आंखें तुरंत खुलती। मैं उनको कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि आपको आंखें नहीं खोलनी है। और जैसे वो, मतलब जितनी बार वो करके ओंकार बोलेगी, उतनी बार वो यौन करती है सर। एंड मतलब मैंने अभी इस पे स्टडी नहीं किया, क्योंकि कल के फॉलोअप में मुझे वो दिखा, वो करती होगी ऐसे मुझे लगा था। तो यूजुअली प्राणायाम वगैरह में, ये मेरा पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रीटमेंट है, तो मैं उसको बोलती हूँ, जो वहाँ पे बात रिलेटेड है तो उसको मैं बोलती हूँ इट्स ए कंपल्शन। लेकिन फिर मैंने उसके बेटे को बुलाया, उसको बोला आपको आंखें बंद ही रखनी है सर। उसके बाद में मैंने उसको बिठाया सर, और सपोर्ट देके पीठ पे। जब तब मैंने बोला ना सर उसको प्राणायाम करने के लिए, तो उसने यॉर्निंग नहीं किया सर। उसने बराबर 7 से 8 आवर्तन किए। मैं यूजुअली 11 ओंकार बोलती हूँ, तो उसने 7 से 8 आवर्तन लिए, उसके बाद में उसने यौन किया। तो ये मुझे समझा नहीं सर, मतलब मेरे ये मुझे मालूम है सर कि उदान वायु का काम है, और लेकिन मतलब हम इसका कैसे ये करें, व्हाट वी शुड टेक। बिकॉज मुझे इतना डाउट है कि देयर शुड बी सम और द अदर लीजन इनटू द ब्रेन, या कुछ इश्चमिक चेंजेस या कुछ तो भी है कि जिसकी वजह से उनका बाकी जगह पे भी हिंजे हो। बाकी तो मेरा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो चल ही रहा है। लेकिन मैं आपको वो वीडियो शेयर करूंगी, वो जरूर देखिएगा। ये मुझे बहुत क्लासिकल लगा कि उसका यॉर्निंग कम बैठने के बाद में हो रहा है, और लेटने के बाद में सिर्फ ओंकार। वो बोलती मुझे सब कुछ कराओ, लेकिन मुझे दीर्घ श्वसन और ओंकार बोलने के लिए मत बोलो। इसकी वजह से मुझे ज्यादा क्यूरोसिटी थी, मैंने मेरे सामने करवाया। तो क्या हो सकता है सर ये? आपने जो भी प्राणायाम कराया उससे उदान वायु बैलेंस हुआ, उसकी गति नॉर्मल रही, तो योनि या उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपने सही तो किया।
सर लेकिन ऐसा तो नहीं ना मैं कोई चीज इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि पेशेंट अभी एकदम रिलैक्स होके घूम रही है, खा पी रही है, सिर्फ अग्नि थोड़ा सा मंद है। आप ट्रीटमेंट तो सही कर रही हैं। हाँ अभी मतलब कंटिन्यू कराऊं ना मैं उसको, क्योंकि कराइए ना, उनका यॉर्निंग ठीक हो गया, वायु की गति अच्छी हो गई, तो फिर जिह्वा वेग जो आ रहा था बार बार वो ठीक हो गया, तो अच्छा है ना, वायु की गति अच्छा कर दिया आपने। अच्छा ठीक है सर, मुझे वही लगा कि मैं कुछ कोई ब्रेन सेंटर को नेग्लेक्ट तो नहीं कर रही हूँ, या मेरे से मतलब ब्रेन सेंटर को आप अगर अच्छा करना है तो सहस्त्रपुटी अपराग रौप्य भस्म और स्वर्णकल्प कीजिए। सर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है एक्चुअली, इस वजह से मुझे देर लग रही आप अफोर्डिंग है ना, आप दे दीजिए अपने तरफ से। अच्छा ठीक है सर, चलो। आप कितना अमीर हैं? आपकी दुआ रहे सर, फ्री कैंसर हॉस्पिटल निकालो तो मुझे अमीर बोलिएगा, अभी तो नहीं सर। हेलो जी हेलो। हाँ जी बताइए सर। मैं सर इसमें जैसे इससे पहले भी किसी ने कहा था मूल बंद लगाने के लिए, तो कई जो योगा के पुराने मतलब योगा करवाते हैं ना, तो वो साथ में बताते हैं कि जितने भी ये प्राणायाम के प्रोसीजर करते हैं तो हर के बाद में ना मूल बंद लगा के, ताकि आप जो भी करते हो उसकी एनर्जी कंजर्व रखने के लिए, तो जैसे अनुलोम विलोम किया तो उसके बाद में ये बंद लगाओ, ये मूल बंद लगाओ, जिससे क्या है, और प्लस कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम तीनों के बाद में मूल बंद लगाओ आप, तो उससे एनर्जी भी सेव रहेगी। और मूल बंद लगाने के लिए मतलब गहरी सांस छोड़ते हुए फिर आप गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकोच करके, और अपनी जो चिन्ह है, जो ये चिन्ह बोलते हैं ना, जो चेहरे की जो ये बोलते हैं अपने ठोडी, उसको ना सीने से लगा के 2 से 3 मतलब करीब 1 मिनट के आसपास उसको रखो, तो इसमें काफी इम्प्रूवमेंट होता है प्राणायाम से। इनको मूल बंद भी बहुत बढ़िया बताया। हेलो हाँ सर। तो मैं थोड़ा इस बारे में ये थोड़ा बीच में बताना चाहूंगा कि मैं खुद करके देखता हूँ प्राणायाम, उनके बाद में मूल बंद लगाता हूँ हर प्रोसीजर के बाद में। जैसे कपालभाति करने के बाद में मूल बंद लगाओ, जिससे थोड़ा एनर्जी शरीर के अंदर ही रहती है। और इसी प्रकार आपने अनुलोम विलोम किया, उसके बाद भी मूल बंद लगाओ, और इसी तरह अनुलोम विलोम करो, उसके बाद भी ये मूल बंद लगाओ, जिससे काफी। सर ये जो पेशेंट है, ये लंबर बेल्ट लगा के इसका 7 डेज में ऑपरेटिव था, तो इसकी नॉर्मल मूवमेंट्स भी नहीं थी, तो इसको सिर्फ हम दीर्घ श्वसन इतना ही करा सकते हैं। यहाँ तक कि उसका बस्ती का पोजीशन या मतलब कटी अभ्यंग या पार्श्व जो वर्टिबल कॉलम के तो कुछ भी नहीं कर पाते। तो फिर मैंने इसको काफी कुछ ट्रायल्स किए हैं, लेप लगाए हैं, ऐसे करके वो आज बैठ पा रही है और आलती पालती मार के बैठ पा रही है, नहीं तो विदाउट बेल्ट वो पिछले साल घूमी नहीं है। तो इस वजह से आप जो बता रहे हो वो एकदम करेक्ट। जब हम प्रॉपर प्राणायाम और आसन करवाते हैं तो मूलबंध और ये लगाना ये वाकई में बहुत अच्छा फायदा देता है। और दूसरा चीज ये अनुलोमन भी करता है, इस वजह से भी बोला है कि जिसकी वजह से बात प्रतिलोमित ना हो, तो प्राणायाम के बाद में आपने करना चाहिए। नहीं वो ये कह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि बेड पे बैठ के जैसे मान लो इस कंडीशन में करते हैं, तो थोड़ा सा कुछ एक प्राणायाम थोड़ा बढ़ा के, जैसे अनुलोम विलोम इजीली बढ़ा मैंने सकते हैं। वीडियो शेयर किया है सर, अरविंद सर पक्का देखिएगा। ठीक है या जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, ऐसे टाइम हो गया है। किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो मैं अभी सेशन बंद करूं क्या, आप लोग बोलेंगे तो। श्वेता जी सेशन बंद करूं, आकांक्षा जी, दीप्ति जी, 9:30 हो गया है, कल मिलेंगे हम लोग। सर चरक में मिलेंगे ना? हाँ, डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम आई थी लेकिन हम बात नहीं कर पाए, हम कल मैडम को लेके और पूछेंगे अंजना मैडम से। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार सर, सब लोग को नमस्कार। थैंक यू। अंजना मैडम है ना? हाँ सर, हाँ मैम। गुड नाइट मैम। प्रोलैप्स का केस था दीप्ति मैडम का, कितना बढ़िया। हाँ मैंने सुना, बहुत अच्छा था सर, मैं सुन रही थी, आज अच्छे से सुन रही थी। ऐड करना है तो करिए ना, आप ऐड कर दीजिए ना।
उसमें कभी कभी हम लोग कपी कच्छू साधित घृत भी लगाते हैं, उसका भी बहुत अच्छा लज्जालु घृत का भी फायदा मिलता है। जैसे मैडम बता रही थी चांगेरी घृत का हम लोग यूज करते हैं। ये हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चांगेरी घृत है, और सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कपी कच्छू संस्कारित घृत है, और तीसरा लज्जालु घृत है। तो इन सब का उपयोग हम लोग करते हैं और वो रेस्पॉन्स मिलता है, और पेशेंट को उसके हिसाब से फिर उसका आहार विहार करते हैं। और एक बात और बोलना था हमको, जो मैडम अभी बता रही थी कि हमारे जो उसमें अनुरिता मैम के लिए कि आप थोड़ा चरक चिकित्सा स्थान अगर कभी देखोगे तो उन्होंने साफ साफ बताया कि जब उदान की चिकित्सा करेंगे या ऊर्ध्व चिकित्सा करेंगे तो वमन और नस्य का प्रयोग करेंगे, और अपान के लिए करेंगे तो अनुलोमन अर्थात, और समान के लिए शमन का उपचार करेंगे। व्यान के लिए फिर से वमन। बताइए क्या क्या? ये चरक चिकित्सा अध्याय 28 में बताया है। उदान के लिए, उदान वायु की जब चिकित्सा करेंगे अर्थात ऊर्ध्व चिकित्सा, और जो ऊर्ध्व चिकित्सा करेंगे तो वमन और नस्य का प्रयोग करेंगे, और अपान के लिए करेंगे तो अनुलोमन, और समानवात के लिए हम शमन चिकित्सा करेंगे। व्यान के लिए वमन, व्यान के लिए वमन, अनुलोमन और शमन, ये सभी उपक्रम आवश्यकता अनुसार करेंगे। और प्राण अगर दुष्ट है, प्राण वायु की अगर दृष्टि है तो उसमें सबसे पहले जो है प्राण की रक्षा ही करना है किसी भी तरह से, जैसे भी हमको हमें मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो ये एक हमारे मतलब माइंड में बना होना चाहिए कि कौन सी वायु है और हमें किस तरह की चिकित्सा करनी है। तो जो आपका पेशेंट की बात चल रही है, हम लोग उसको शुरू से हम लोग सुनते आए हैं और आप बहुत अच्छे से उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो जनरली ऐसे केसेस में उन्होंने कहा है कि उदान के लिए आप ऊर्ध्व चिकित्सा, तो आपने जो ऊर्ध्व चिकित्सा बताई कि वो एक तरह से प्राणायाम आप करा रहे हो और आपने उसको जो बैक का सपोर्ट थोड़ा सा मिला है, तो कहीं ना कहीं उससे एक स्टिमुलेशन उसको मिला है, और वो कहते हैं उसका बेल्ट निकल गया है। आप वीडियो देखिएगा, उसका बेल्ट भी निकल गया है। और दूसरा चीज, पेशेंट मतलब वर्टिब्रल कॉलम जिसके लिए ऑपरेशन टालने के लिए जो आई थी उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है उसको, लेकिन ये पर्टिकुलर सिम्टम मुझे 2 महीने के बाद में कल मिला। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मैंने तो मतलब वो मुझे क्या बोलती थी, मैडम आप प्राणायाम छोड़ के और ओंकार छोड़ के कुछ भी बोलिए। तो मैंने पूछा क्या दिक्कत है? कभी कभी क्या होता है मैम, जो लोगों को ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर वो जो ब्रेन को सप्लाई मिलता है ना, या प्राण के ऊपर हम जब काम करते हैं तो उसके ऊपर ना उनको वो फ्रेशनेस सहन नहीं होती है। कभी कभी शिरो गौरव भी होता है, क्योंकि मैं ओंकार देखती हूँ तो मैं कभी 21 ओंकार डायरेक्टली नहीं बताती हूँ, बिकॉज बीइंग एन आध्यात्मिक एंड हठ योगा यूजर, तो मैं जो भी है शास्त्रोक्त आप 11 बार करिए। और कोई भी मेरे रिलीजन का पेशेंट हो तो मैं उसको जब बोलती हूँ ना, तो 11 बार अगर ओंकार उसको सहन होता है, या लेकिन पर्टिकुलरली उसकी एक सिस्टम है जिस तरीके से करना है अनुलोम मतलब निश्वास और उश्वास के साथ में, तो जिन लोगों को उससे तकलीफ होती है ना, उन लोगों को पहले शुद्धि करा के फिर ही करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो श्रोता और जन्य संप्राप्ति रहती है वहां पे, और वो नहीं कर पाते हैं, वो दिक्कत आती है। वहां नस्य है या फिर आप जो भी जैसे बता रहे, तो अब ये करके देखूंगी। ओके, हेलो हेलो। जो अंजना मैडम ने बताया ना, वो आवरण की चिकित्सा के बाद वात व्याधि की बताया, बराबर, उदान वायु की चिकित्सा, प्राण वायु की चिकित्सा, बहुत अच्छा बताया। हेलो सभी चिकित्सकों से मैंने ना ये ग्रुप में ये चैट में डाला है मैंने, तो एकदम इजीली आप प्राणायाम किस तरीके से इजीली शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने डाला है, तो आप एक बार इसको करके देख सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा करता है ये इस तरीके से आप। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने उसके स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब कल फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। कल मिलेंगे। प्रणाम, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू।